हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक। और ये टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। मैं पहले इसको यहाँ पे लिख देता हूँ और इसी को आज हम लोग समझेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप। जितने भी देश होते हैं उन सभी देशों का अपना एक विशेष कैरेक्टर होता है, स्वरूप होता है। और उसमें जब हम भौतिक स्वरूप की बात करते हैं, फिजिकल कैरेक्टर की बात करते हैं, तो फिजिकल कैरेक्टर में वो चीज़ें आती हैं जो स्थल से संबंधित होते हैं। यानी स्थल की कुछ विशेषता होगी। स्थल किससे मिलके बना हुआ है? स्थल विभिन्न प्रकार के शैलों से मिलके बना हुआ होता है और इन शैलों की अपनी एक प्रकृति होती है। साथ ही साथ स्थल में उच्चावच होता है, रिलीफ होता है। यानी एक क्षैतिज दूरी के सापेक्ष उसमें ऊर्ध्वाधर रूप में भी कुछ उतार चढ़ाव होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के पर्सपेक्टिव यानी क्षैतिज दूरी के सापेक्ष जो भी उतार चढ़ाव होता है, यानी वर्टिकल जो इरेगुलरिटीज़ होती हैं, असमानताएं होती हैं, इन्हीं को सम्मिलित रूप में हम लोग उच्चावच कहते हैं। इसके लिए एक टर्म है और वो टर्म क्या है? ये टर्म है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिलीफ। रिलीफ यानी हिंदी में क्या हो गया? उच्चावच। उच्चावच और इंग्लिश में क्या होगा? रिलीफ। यही रिलीफ इस पूरे भारत के भौतिक स्वरूप या कोई भी देश होगा जिसके भौतिक स्वरूप की चर्चा हम लोग करेंगे या कहीं भी कोई किया जाता है तो इसी रिलीफ को ही आधार बनाया जाता है। लेकिन इस रिलीफ में जब हम भारत के भौतिक स्वरूप की चर्चा करेंगे तो केवल रिलीफ की बात नहीं होगी, यानी ऊंचावच की बात नहीं होगी कि प्लेन है, समतल है, कि या उसमें उतार चढ़ाव है। ये केवल इसी की चर्चा नहीं होगी, इसमें शैलों की प्रकृति की भी चर्चा होती है। यानी जिससे रिलीफ बनता है उसका बेसिक कैरेक्टर कैसा है, शैलों की बनावट कैसी है, तो ये भी इसमें समाहित हो जाता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि जो हम लोग का टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, तो इस भौतिक स्वरूप में संपूर्ण भारत जिस प्रकार के शैलों से मिलके बना है और बनने के बाद जिस प्रकार की उच्चावच की उसकी प्रकृति बनी है, वो दोनों ही चीज़ें, ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही विशेषताएं एक साथ इस भारत के भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ आगे हम लोग बढ़ें कि क्या है भारत का भौतिक स्वरूप, उससे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि हम क्यों पढ़ें। भारत का भौतिक स्वरूप हमें जानना क्यों चाहिए, क्यों आपके सिलेबस में ये रखा है। जब इसकी बात हम करेंगे तो पता चलेगा कि कोई भी देश हो उसके भौतिक स्वरूप का उसके भविष्य के विकास पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी पूरा उसका फ्यूचर कैसा होगा, किसी भी रूप में उसके फ्यूचर, यानी किसी भी रूप में उस देश की भावी जो विशेषताएं हो सकती हैं वो हो सकती हैं, किसी भी रूप में हो सकती हैं। तो हम यहाँ अभी रूपों की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि जो भी उसका फ्यूचर होगा वो फ्यूचर कैसा होगा, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव यानी एक तरह से नियंत्रण होता है भारत। जैसे यहाँ पर भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप का, यानी भारत के भौतिक स्वरूप पर या भारत के भौतिक स्वरूप का इसके फ्यूचर में या जो आगे की तरफ इसका विकास की जो संभावनाएं हैं, उस संपूर्ण संभावनाओं पर इस भौतिक स्वरूप का नियंत्रण होता है। यानी यही इकोनॉमिक पोटेंशियल देता है, यानी आर्थिक संभाव्यता भी इसी से मिलती है। जनसांख्यिकीय स्वरूप को भी यही निर्धारित करता है। कोई देश आर्थिक रूप से कितना सशक्त होगा, किस प्रकार की उसकी आर्थिक विशेषताएं होंगी, ये सारी चीज़ें इसी से निर्धारित होती है। इसीलिए यहाँ पर भौतिक स्वरूप को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर हम लोग बहुत अच्छी तरह से इसके स्वरूप को समझ लिए तो इस पर आधारित आगे जो भी पक्ष हम लोग को विश्लेषण करने को मिलेगा, चाहे इसी क्लास में मिले
या आगे की क्लासेज में मिले, या जब हम सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या सिविल सर्विसेज के लिए जब हम पढ़ेंगे, तो वहाँ हमें तैयारी करते समय ये सब सारे पक्ष हमारे सामने आए तो हम बड़ी आसानी से, सहजता से इन सारे पक्षों को समझ जाएंगे। तो आइए, अब हमने आपको बता दिया कि भारत का भौतिक स्वरूप में किन बातों का अध्ययन किया जाना है, और ये भी बता दिया कि ये क्यों किया जाना है, इसका महत्व क्या है। दोनों बातें हम लोग समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जिसको हमने कहा कि उच्चावच, और दूसरी बात हमने कही, ये तो उच्चावच की एक बात हो गई, और दूसरी हमने बात कही कि जिससे ये उच्चावच बनेगा, यानी शैलों की प्रकृति। तो यहाँ पर शैलों की प्रकृति इन दोनों ही आधारों पर, यानी दोनों ही संयुक्त आधार बनेंगे। इसके आधार पर ये भारत का भौतिक स्वरूप कैसा बना हुआ है। तो हम सबसे पहले ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे पूरे भारत का एक स्केच पहले बनाएंगे और उसके हिसाब से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग एक स्केच पहले बनाते हैं, ठीक है। स्केच हम इसलिए बोलते हैं कि आप उसको मानचित्र नहीं कह सकते, क्योंकि हम किसी स्केल पर नहीं बना रहे हैं, हम उसको एक रफ वर्क के रूप में यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग स्केच बोलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हम लोग को अभी सीखते चलना है, ठीक है। तो ये हमारा भारत का एक स्केच बन रहा है। इस स्केच में हम लोग जितने भी या जिस प्रकार का उसका स्वरूप है, उस स्वरूप को हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसको खूब अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा, धीरे धीरे ये प्रैक्टिस के थ्रू हो जाता है। ऐसा कुछ इसमें नहीं है जो किया नहीं जा सकता, क्योंकि आगे जब आप सिविल सर्विसेज में आएंगे तो ये जितना बेहतर बनाएंगे और जितना ज़्यादा इसका एप्लीकेशन करेंगे, उसी पर निर्भर करता है कि आप मार्क्स कितना पाएंगे, है ना। तो ये बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है, इसलिए इस स्केच को बनाने की प्रैक्टिस, है ना, होती रहनी चाहिए। अब ये लगभग एक स्केच बन गया आपका, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है। अब ये ले आकर इसको यहाँ चिल्का लेक हो जाएगा, ये मिला दीजिए, और यहाँ कुछ छोटे छोटे द्वीप्स हैं, तो इन द्वीप समूहों को आपने यहाँ कर दिया। तो ये लगभग हमने श्रीलंका नहीं बनाया है यहाँ पे। हम चलिए एक छोटा सा यहाँ, इससे ये साबित, मतलब ये लगे कि नीचे इसका विस्तार इधर की तरफ भी है। यहाँ पर हमारे कुछ लक्षद्वीप समूह से संबंधित द्वीप हैं, और इससे जब नीचे आएंगे तो जिसको आप पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो उस अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार है, लेकिन इससे काफ़ी नीचे तक है। ओके, हमने जानबूझकर थोड़ा सा बड़ा इसको बनाया है, और बड़ा बनाने के कारण यहाँ पर द्वीप समूह का नीचे वाला विस्तार आपको नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका विस्तार यहाँ से नीचे तक है। ये 8 डिग्री 4 मिनट तक है, पीछे वाले क्लास में मैंने आपको बताया भी था। और जब यहाँ की बात करेंगे तो वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तक उसका विस्तार है। सॉरी। तो ये बन गया, भारत का स्केच हो गया। और इस स्केच का मतलब ये हुआ कि ये, अब इसी में हमें जानना है कि इसका स्वरूप कैसा है, और स्वरूप में कौन सा, आर्थिक स्वरूप की बात नहीं हो रही है, भौतिक स्वरूप की बात हो रही है। भौतिक के विषय में मैंने आपको बताया कि 2 इसके पैरामीटर होंगे, यानी आधार हमारा क्या बनेगा, 2 आधार बनेगा। एक आधार बनेगा उच्चावच, लेकिन इस उच्चावच में, है ना, ही शामिल है शैलों की प्रकृति। तो हम यहाँ पर उसको दूसरे रूप में रख देते हैं, शैलों की प्रकृति। अब यहाँ पहले दोनों बातों को फिर से हम आपको क्लियर कर दें, समझ जाएं, क्योंकि यही बेस हमारा है। इन्हीं एलिमेंट्स के थ्रू, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, कंपोनेंट्स बोलते हैं, तो इन्हीं के थ्रू हमें ये पूरा विश्लेषण इसका करना है। तो उच्चावच का मतलब ये हुआ, मैंने क्या बताया कि जैसे
हम ये चल रहे हैं, ये वाला जो लाइन होगा ये इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी क्षैतिज अक्ष हमारा हो गया, क्षैतिज रेखा हो गई। और इस पर अगर हम ऐसा चलते समय हम इस तरह से अगर हम कुछ कर रहे हैं, ऐसा हम जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है ऊर्ध्वाधर, यानी वर्टिकल लाइन हमारी हो गई। यानी ये जो एक्सिस हो गया, ये एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस हो गया, और जो ये एक्सिस होगा ये वर्टिकल एक्सिस होगा। तो हम उच्चावच में क्या करते हैं, उच्चावच में देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर जब हम डिस्टेंस यानी दूरी, एक निश्चित दूरी तय करते हैं, तो इस निश्चित दूरी को तय करते समय इसमें जो वर्टिकल एक्सिस पर किस प्रकार का परिवर्तन आ रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ तक आपने देखा कि कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसको कहा जाता है समतल। ओके, यानी ये प्लेन हो गया, समतल हो गया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बार परिवर्तन काफ़ी आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, तो ये क्या हो गया, यानी सबसे ज़्यादा रिलीफ में विविधता, रिलीफ सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण डाइवर्स रिलीफ कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कि यहाँ मिल रहा है। निश्चित रूप से आपका उत्तर यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ बार बार परिवर्तित हो रहा है। ओके, तो ये स्वरूप अलग हो गया, ये स्वरूप अलग हो गया, दोनों भिन्न स्वरूप हो गए। तो इसी प्रकार अब आप जो ये देख रहे हैं, तो हम इसी प्रकार से रिलीफ को समझ सकते हैं। लेकिन ये जिनसे मिलके बना है ना, वो क्या है, वो तो सेल है ना, वो यहाँ पर क्या है, ये तो चट्टानें होंगी। और चट्टानें होंगी तो पहले हम लोग जाने कि हम रॉक्स बोलते किसको हैं। आपने पढ़ा भी है, इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा होगा कि जब हम चट्टान बोलते हैं, चट्टान यानी इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रॉक्स बोल देते हैं, रॉक्स बोल देते हैं। तो चट्टान का मतलब क्या हुआ, चट्टान का मतलब हमेशा ये ध्यान में रखिएगा कि जो भी हमारे मिनरल्स हैं, जो भी हमारे खनिज हैं, उन्हीं खनिजों का एक जो फिजिकल फॉर्म में, यानी खनिजों का एक ठोस रूप में जो स्वरूप होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर खनिजों से मिलके जो बनता है उसी को हम बोलते हैं सेल। ये सेल बोलेंगे या चट्टान बोलेंगे या रॉक्स बोलेंगे, ये कैसे हो सकते हैं, असंगठित रूप में भी हो सकता है। जैसे बालू हो गया, तो बालू क्या है, सैंड क्या है, असंगठित, ठीक है ना, ये असंगठित रूप हो गया। लेकिन यही सारे संगठित रूप में हो जाए, किसी पत्थर की तरह हो जाए, तो ये संगठित स्वरूप हो गया। तो दो स्वरूप हो गए ना, एक हो गया असंगठित जैसे बालू यानी सैंड, और एक हो गया ये संगठित रूप जैसे स्टोन हो गया, यानी इसको आप पत्थर बोल सकते हैं। लेकिन दोनों ही क्या है, ये दोनों ही शैल है। किनसे मिलके बने हैं, तो दोनों ही मिलके किससे बने हैं, तो ये खनिज से मिलके बने हैं। खनिज का मतलब मिनरल से मिलके बने हैं, ये खनिज हैं। अब जब आप खनिज बोलते हैं, तो खनिज तो आप पहले से पढ़े हैं ना, खनिज विज्ञान में भी पढ़े होंगे, यहाँ भी आपको पीछे की क्लास में बताया गया है कि जब आप मिनरल कहेंगे तो मिनरल उन यौगिकों को कहते हैं, यानी एक्चुअल में ये यौगिक हैं। यौगिक का मतलब इसको बोलते हैं कंपाउंड, है ना, कंपाउंड, यानी ये यौगिक हैं। और कैसे यौगिक हैं, यौगिक तो दो तरह के होते हैं, यौगिक तो दो तरह के होते हैं। एक यौगिक वो होते हैं, एक यौगिक ऐसे होते हैं जो अजैविक यानी इनऑर्गेनिक होते हैं, यानी उसमें किसी जीव के जो भी अवशेष का उसमें कोई रोल नहीं होता, कोई भूमिका उसकी नहीं होती, वो अजैविक कहलाएंगे, ठीक है। और दूसरे कौन से होते हैं, जो जैविक होते हैं। जैसे कोयला की बात करें तो कोयला क्या होगा, कोयला जैविक होगा, कोयला जैविक होगा। लेकिन चूना पत्थर की बात करेंगे तो चूना पत्थर, या सैंडस्टोन बालू पत्थर की बात करेंगे तो ये क्या होगा, ये अजैविक होगा। तो ये दोनों ही, बालू पत्थर भी बना है विभिन्न प्रकार के खनिजों से मिलकर बना है, लेकिन उसी में जैसे बालू पत्थर को भी छोड़ दीजिए, कैल्शियम के कार्बोनेट को ले लीजिए, तो वो क्या होगा, वो अजैविक हो जाएगा। यहाँ ये कोयला क्या हो गया, जैविक हो गया। तो ये यौगिक होते हैं। लेकिन किस यौगिक को हम खनिज बोलेंगे, जैविक वाला जो है उसको हम नहीं बोलेंगे, जो अजैविक वाला है उसको हम बोलेंगे। तो ये खनिज हो गया।
जब रॉक की बनने की बात आती है तो रॉक में खनिजों से तो ये बन ही सकता है, लेकिन जो जैविक है, इन जैविक जो कंपाउंड है, यौगिक हैं, इनसे भी मिलके ये चट्टान बन सकता है। यानी जब चट्टान की बात आती है तो कोई कंडीशन नहीं रहेगा कि अजैविक होगा कि जैविक होगा, लेकिन जब खनिज की बात आएगी तब कंडीशन होगा कि उसे अनिवार्य रूप से अजैविक होना ही चाहिए। तो अब आपने समझ लिया मैंने क्या बताया कि चट्टान से मिलके ये हमारा धरातल बना है, ये हमारा सरफेस बना है चट्टान। और ये चट्टान का जो मूल है वो खनिज से भी हो सकता है और जैविक यौगिकों से भी ये प्राप्त हो सकता है। और दूसरी बात, ये चट्टानें हमारे असंगठित भी हो सकते हैं बालू की तरह, और दूसरा ये संगठित भी हो सकते हैं किसी पत्थर की तरह। तो ये दोनों ही स्थितियां यहाँ पर हो सकती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रॉक के पार्टिकल्स हैं, यानी जो सेल है उन सेलों के कण हैं, और यहाँ पर क्या है, सेलों के कण नहीं है, क्योंकि सब एक दूसरे से क्या है, ये बंधे हुए हैं। तो ये यही है यहाँ पर, ये पूरे बनावट में इसी का विस्तार है, इन्हीं शैलों का विस्तार है। लेकिन इन शैलों के विस्तार के साथ धरातल की प्रकृति कई प्रकार से यहाँ पर उच्चावच का निर्माण की हुई है। यानी कहीं समतल है, कहीं ये इस प्रकार का है, यानी बहुत ज़्यादा विविधता है उसमें, डाइवर्सिटी है उसमें। ओके, तो अब आपने इन दो जो एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके बनता है उसको आपने यहाँ समझ लिया। तो मैं इसको अब मिटा सकता हूँ, तो मैं इसको यहाँ मिटा देता हूँ। ओके, ये हमने इसको मिटा दिया क्योंकि इसको आपने समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि इन दोनों ही आधार पर जब हम भारत को देखते हैं तो भारत का भौतिक स्वरूप कैसा हमें मिला है या किस प्रकृति का ये बना है। ठीक, अब यहाँ हम लोग चर्चा करें। ओके, ये हमने इसको मिटा दिया। ठीक है, इस लाइन को हम सही कर लें, ये लाइन। ओके, ठीक है, ये जो हो जाएगी ऐसे। अब आइए, जब हम यहाँ देखते हैं तो पता चलता है कि ये संपूर्ण भारत कई प्रकार के उच्चावच विविधताओं से युक्त है, कई प्रकार से। यानी इसमें बहुत सारी विविधता है, कहीं शैलों की प्रकृति को लेकर है और कहीं उसके इस धरातल के स्वरूप को लेकर है। ओके, और इसके आधार पर इस संपूर्ण भारत को कई प्रकार से बांटा जाता है। तो कई प्रकार से आपकी पुस्तक में बांटा भी गया है। यहाँ पे उच्चावच को आधार बनाया गया है। उच्चावच का मतलब ये दोनों चीज़ें आप समझिएगा, उच्चावच और प्लस शैलों की प्रकृति को आधार बनाया गया है, और इस आधार पर एक जो क्लास इसका बनाया गया है, यानी कई प्रकार की विशेषताएं हैं जिसमें पर्वतीय है। पर्वत हम किसको बोलेंगे, उच्चावच के ऐसे स्वरूप को बोलेंगे पर्वत जहां पर बहुत ज्यादा किसी क्षैतिज दूरी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर रूप में बहुत ज्यादा विषमता उत्पन्न हुई है, यानी बहुत ज्यादा उसमें विविधता है, परिवर्तन है। तो ऐसे स्वरूप को, उच्चावच का ऐसे स्वरूप होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटेनस बोलते हैं, पर्वतीय बोलते हैं। यही तो हो जाएंगे पर्वत, ये पर्वत हो जाएगा और ऐसा स्वरूप क्या हो जाएगा, पर्वतीय हो जाएगा। तो एक तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा स्वरूप हमारे पास बना है, लेकिन केवल ऐसा ही नहीं बना है, यहाँ पर दूसरा स्वरूप भी बना हुआ है। दूसरा स्वरूप कैसा बना हुआ है, दूसरा बना है कि जहाँ किसी प्रकार का, जैसे क्षैतिज दूरी के सापेक्ष हम जब चलेंगे तो क्षैतिज दूरी के सापेक्ष किसी प्रकार का ऊर्ध्वाधर इसमें विषमता नहीं उत्पन्न हुआ है, और उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको तो पर्वतीय बोल रहे थे, इसको हम क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा मैदानी, यानी ये प्लेन हो गया। ठीक है, और ऐसा ही दोनों का संयुक्त रूप ये भी हमें यहाँ देखने को मिलता है। दोनों का संयुक्त रूप का मतलब कि यहाँ पर कुछ पर्वत वाली विशेषताएं और कुछ मैदान वाली विशेषताएं, लेकिन मैदान से थोड़ा सा ऊपर उठने पर, यानी थोड़ी सी ऊंचाई पर ये विशेषता मिलती है। अर्थात जैसे मान लीजिए
यहाँ पर ये बना हुआ है, ठीक है, ये बन गया, और ये तो मैदान हो गया। लेकिन इसी मैदान में, मैदान के बाद कहीं ऐसे ऊंचाई पर इसमें एक तो समतल ऐसा स्वरूप मिले, लेकिन समतल के साथ साथ कहीं कहीं पर इसी प्रकार का उच्चावच यानी पर्वतीय स्वरूप भी मिले। अगर ऊंचाई ज़्यादा नहीं है तो हम उसको पहाड़ी स्वरूप बोलते हैं, यानी माउंटेन ना बोल के उसको हम हिल बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो विशेषता मिलेगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कि ये पठार है। तो ऐसा स्वरूप भी हो सकता है। तो ये तीसरा हमने स्वरूप बता दिया। कोई ऐसा हो सकता है जो तटीय हो, यानी एक तरफ समुद्र हो एक तरफ स्थल हो, लेकिन प्लेन एक मैदान जैसे ही विशेषता यहाँ पर मिली हुई हो, तो उसको बोलते हैं तटीय। और एक विशेषता बोलते हैं जो बिल्कुल ही द्वीपीय होता है, यानी आइसलैंड्स, द्वीप से अब सभी लोग वाकिफ हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। तो ये द्वीपीय विशेषता वाले हो जाएंगे, यानी पूरे चारों तरफ से जलावृत होंगे, यानी जल में वो डूबे हुए होंगे, जल के अंदर होंगे, और एक छोटा सा उसका कोई पॉइंट, उसका कोई क्षेत्र जल की सतह से, सी लेवल से ऊपर होगा, तो उसको हम द्वीप बोलेंगे। यहाँ पर आपकी पुस्तक में इसके अतिरिक्त एक और विशेषता ये बताई गई है, और उसको कहा गया है मरुस्थली विशेषता। अब इसी से आप समझिए, मरुस्थल का मतलब ये हो गया, नाम ही है मरुस्थल, डेजर्ट, यानी ऐसा स्थल जिसकी कोई उत्पादकता नहीं है। अगर हम किसी कृषि के संदर्भ में देखेंगे तो वो उसकी उत्पादकता समाप्त हो चुकी है, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मरुस्थल, मरा हुआ स्थल। तो ये नाम वैसे ही पड़ा हुआ है। हालांकि इसमें हम जब देखेंगे तो उस मरुस्थल में उच्चावच की कोई विशेषता विद्यमान नहीं है, यानी मरुस्थल ठीक वैसे ही है जैसे एक समतल मैदान होता है। लेकिन हमने क्यों कहा कि शैलों की प्रकृति भी इसके विभाजन में आधार बना हुआ है, इसीलिए कहा कि आप ही की पाठ्य पुस्तक में, आप ही का जो ये सिलेबस है, इसमें मरुस्थल जिसको कहा गया है, तो मरुस्थल का इसमें जो प्रकार निर्धारित किया गया है, या मरुस्थल को की जो विशेषता यहाँ पर डाली गई है उच्चावच के उसमें भौतिक स्वरूप में, वो शैलों की प्रकृति के आधार पर डाली गई है। अभी मैंने आपको क्या बताया कि शैलें दो तरह का हो सकती हैं, एक संगठित हो सकती हैं और दूसरा असंगठित इसका स्वरूप हो सकता है। तो जब हम मरुस्थल की बात करेंगे तो मरुस्थल में शैलें कैसी हैं, मरुस्थल की शैलें यहाँ पर लूज पार्टिकल्स हैं, यानी असंगठित स्वरूप यहाँ पर पाया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इन सबको एक साथ देखें कि इतने प्रकार की विशेषताएं होती हैं किसी क्षेत्र विशेष में, तो हम भारत में इसको जब देखने चलते हैं तो कितने प्रकार की विशेषता भारत में इसमें मिल जाती है। अगर हम एक एक करके देखें तो पता चलता है कि भारत में जितने मैंने अभी आपको बताए वो सारी की सारी विशेषताएं यहाँ पर मिलती हैं, सभी यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब आपको हम एक एक करके, और ठीक है, आइए पहले इसको हम बना दें जिससे आपके लिए सहज हो जाए कि आप जान पाएँ कि जो विशेषताएं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ये भारत में कैसी हैं, है ना, कितनी हैं, किस प्रकार की यहाँ पर मिलती हैं। तो पहला, अभी हमने क्या बताया आपको कि यहाँ पर जितने प्रकार हमने अभी बताए, एक प्रकार हमने क्या बताया, पर्वतीय, पर्वतीय, इसको माउंटेनस हम बोलेंगे। यानी माउंटेन रीजन पर्वतीय प्रकार हो जाएगा। दूसरा हमने क्या बताया, मैदानी, मैदानी किसको कहा, जो प्लेन सरफेस होगा, समतल धरातल होगा, उसको हम कहेंगे मैदानी, यानी ये प्लेन हो गया, ठीक। तीसरा हमने क्या बताया, तीसरा कहा पठारी, पठारी का मतलब उसको बोलते हैं प्लेटो, तो ये प्लेटो हो गया, यानी प्लेटस कैरेक्टर हो जाएगा इसका, पठारी स्वरूप हो जाएगा। तो ये देखेंगे। चौथा, अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से और कितने विशेषता यहाँ पर मिली हैं। चौथा हमने क्या बताया, तटीय, तटीय यानी जिसके एक तरफ स्थल होगा,
दूसरे तरफ समुद्र होगा, लेकिन उसकी बनावट कैसी होगी, प्लेन जैसी ही होगी। तो इसीलिए हम उसको कोस्टल प्लेन की संज्ञा देते हैं, यानी उसको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन। तो ये तटीय, और तटीय में हम जोड़ ही दें तटीय मैदान, तटीय मैदान। एक और मैंने बताया आपको कि यहाँ पर शैलों की प्रकृति के आधार पर उसका निर्माण हुआ है, और वो कौन सा है, तो जब हम यहाँ देखते हैं तो वो है मरुस्थल। हालांकि आप जब देखेंगे, आगे चल के जब पढ़ेंगे, तो मरुस्थल इसी मैदानी स्वरूप की ही एक विशेषता होगी, लेकिन यहाँ पर अलग से आपके पाठ्यपुस्तक में दिया हुआ है, तो इसीलिए इसको यहाँ पर समझे रहिए, डेजर्ट। ओके। और एक लास्ट यानी छठा, जो मैंने बताया कि छठा स्वरूप भौतिक स्वरूप में कौन सा होता है, तो छठा होता है जिसको हम बोलते हैं द्वीपीय। द्वीपीय, द्वीपीय का मतलब आइसलैंडिक, है ना। ये हो गए, इतने स्वरूप होते हैं पूरे ग्लोब में। जब हम देखेंगे तो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पर्वतीय, मैदानी, पठारी, तटीय मैदान, मरुस्थल और द्वीपीय, इतने ही कैरेक्टर होते हैं, इतनी ही प्रकार की विशेषताएं स्थल पर होती हैं ब्रॉड लेवल पर, ठीक है, जिसको हम भौतिक स्वरूप के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। अब हम भारत को यहाँ पर बनाए हुए हैं। मैंने आपसे क्या बताया कि भारत में हम लोग जानेंगे, देखेंगे कि भारत में इनमें से कितनी पाई जाती है, कैसी पाई जाती है, ठीक है ना। और फिर जो पाई जाती है उसका भारत के ऊपर प्रभाव कैसा होता है, यानी देश को जो पोटेंशियल मिला है, जो संभावनाएं मिली हैं, उन संभावनाओं को देने में इनकी क्या भूमिका है। तो एक एक करके हम चलते हैं। हम पहले आते हैं माउंटेनस रीजन। मैंने आपको बताया कि उच्चावच के आधार पर इसका निर्माण हुआ है, और माउंटेनस रीजन में मैंने आपको क्या बताया, क्या सिखाया। माउंटेनस रीजन में बताया कि अगर ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, तो माउंटेनस रीजन में हम उनको माउंटेन बोलेंगे जिसमें इस प्लेन के, ये जैसे प्लेन सरफेस हो गया, तो इस प्लेन सरफेस की विशेषता नहीं होगी, बल्कि उसमें ऊर्ध्वाधर रूप में क्या होगी, ऊर्ध्वाधर रूप में विविधता होगी। ये इस प्रकार की स्थिति होगी। अगर इस तरह से हम देखें तो भारत में ये विशेषता पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, तो भारत के ये संपूर्ण उत्तरी भाग, ये हमेशा मैप में जाने रहिएगा, ये होता है नॉर्थ, और यदि ये उत्तर हुआ तो ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूरब की तरफ, और ये हो जाएगा पश्चिम। तो भारत के उत्तरी भाग में पश्चिम से लेकर और सुदूर पूर्व तक ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, उसमें ऐसी ही विशेषता पाई जाती है, यानी पर्वतीय विशेषता पाई जाती है। और इस पर्वतीय विशेषता वाले क्षेत्र का एक नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है, और नाम क्या दिया हुआ है, हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पर हिमालय पर्वत के रूप में जो प्रकृति पाई जाती है, जो भौतिक स्वरूप यहाँ पर स्थित है, वो इस विशेषता को कवर करता है, यानी पर्वतीय विशेषता को कवर करता है, और भारत में पर्वतीय विशेषता यहाँ पर है। ओके। तो यहाँ पे हम इस पर्वतीय विशेषता के लिए यहाँ पर बना लेते हैं कि यहाँ पर ये मौजूद है। अब मौजूद है तो ये भारत की पर्वतीय विशेषता से संबंधित ये चीज़ें हो गई, है ना। एक एक करके हम लोग पहले देखते चलें। तो यहाँ पर पर्वतीय यहाँ पर उपलब्ध है, ठीक है, ये विशेषता हमारे पास उपलब्ध है। इस विशेषता के बाद अब हम दूसरी बात करेंगे, और दूसरा क्या, दूसरा ये देखने की कोशिश करेंगे कि दूसरी विशेषता यहाँ पर है कि नहीं, मौजूद है कि नहीं, ठीक, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी कौन सी है, मैदानी। अब मैदानी को देखते हैं, प्लेन एरिया को देखते हैं कि प्लेन है कि नहीं। तो प्लेन हम किसको बोलते हैं, प्लेन हमने क्या बताया, यहाँ आ जाइए फिर से, जिसको हम लोग अभी बोल रहे थे कि ये पर्वतीय हो जाएगा। इस पर्वतीय से प्लेन कैसे भिन्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें उच्चावच में विविधता नहीं होगी,
क्या होगा, उसकी विशेषता कैसी होगी, तो सीधा समतल होगा, सीधा समतल होगा। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर यानी हिमालय के जस्ट दक्षिण में ऐसी ही विशेषता हमें मिलती है, ये सीधा समतल है। तो ये विशेषता भी हमारे पास उपलब्ध हो गई, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे मैदानी। तो यहाँ पर मैदानी विशेषता यहाँ पर उपलब्ध हो गई। अब अपने आप ही यहाँ मैं इसलिए नहीं बना रहा हूँ क्योंकि जैसे हम पठार बनाएंगे तो जो बीच वाला भाग होगा वो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा कि हाँ यही मैदानी भाग है। तीसरी बात हम देखें कि क्या पठारी भाग है यहाँ पे, तो पठारी भाग जब हम देखें तो पता चलता है कि यस पठारी भाग भी है यहाँ पे। पठार के लिए हमने क्या बताया था अभी कि मैदान जैसा ही होगा लेकिन उसमें कुछ पर्वतीय विशेषता जैसी भी यहाँ पर यानी उच्चावच में विविधता संबंधी भी दशाएं यहाँ पर विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान होंगी। अगर उस रूप में हम देखें तो भारत के इस भाग में यहाँ पर ये विशेषता हमें दिखती है। यहाँ मैं इससे बना देता हूँ कि आपको सीधे दिखे भी। तो चलिए मैं ये वाली लाइन यहाँ पर इससे मैं कर देता हूँ। अब यहाँ आइए, ये पूरा का पूरा भाग आपका ठीक यहाँ पे ये भी आ गया, ठीक है। ये जो घिरा हुआ क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये घिरा हुआ क्षेत्र ही हमारा क्या है, ये हमारा पठारी भाग है। पठारी भाग का मतलब इसमें वो दोनों ही विशेषताएं जो मैंने आपको बताई, ठीक, ये दोनों ही विशेषताएं यहाँ पर विद्यमान हैं, ठीक। दोनों में कौन कौन सा, तो ये पूरा भूक्षेत्र यानी ये पूरा भाग एक तो प्लेन है, दूसरी क्या इसमें विशेषता है, तो प्लेन होने के साथ ही साथ इसमें कुछ पहाड़ियाँ भी हैं, कुछ फॉल्ट यानी कुछ धंसा हुआ भाग भी है। और इस प्रकार ये प्लेन से थोड़ी सी अलग है और पहाड़ियों के होने के कारण प्लेन में जो पहाड़ी हैं जो माउंटेन में जो पहाड़ हैं वो काफ़ी ऊंचाई वाले हैं, बहुत ऊंचाई वाले हैं। लेकिन यहाँ जो पहाड़ियाँ जिनको बोल रहे हैं ये ज़्यादा ऊंची नहीं हैं, मात्र ये 1000 मीटर से नीचे वाली हैं। सामान्यतः 600 मीटर तक ज़्यादा यहाँ पर ऐसी विशेषता यहाँ पर मिलती है, ठीक है ना। 600 मीटर तक सामान्य ऊंचाई वाले ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी प्लेन भी है और माउंटेन ना होकर, चूँकि उसको हम लोग बोलते हैं पहाड़ी, हिल बोलते हैं, तो ये हिल वाली विशेषता यहाँ पर पाई जाती है। हमने क्या बताया कि यहाँ तो है ही, लेकिन यहाँ भी ये विशेषता विद्यमान है। अभी हम लोग इसकी डिटेल करेंगे, इसको पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। और थोड़ी सी स्थिति यहाँ पर भी विस्तृत है। तो ये हमने क्या देखा कि ये तीसरी विशेषता जिसकी बात अभी हम लोग कर रहे थे, ये तीसरी विशेषता भी जिसको हम लोग पठारी कह रहे थे, भारत में विद्यमान है। अब बात आती है तटीय विशेषता में जो विशेषता भी मैंने आपको बताया कि एक तरफ समुद्र हो और दूसरे तरफ स्थल हो, इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो भारत में ये तटीय स्वरूप भी, तटीय विशेषता भी यहाँ पर मिल जाता है। भारत का ये पूर्वी तट हो गया क्योंकि यहाँ पर हमारा हिंद महासागर का एक भाग है जिसको हम बंगाल की खाड़ी के नाम से जानते हैं, तो वो है। और एक तरफ पठार हो गया और इसके बीच में जो भी भूक्षेत्र भारतीय परिसीमा में आएगा यही हो गया ये तट। और चूंकि पूरब में है तो इसको हम पूर्वी तट बोलेंगे। पश्चिम में हम देखें कि ऐसा है क्या, तो पश्चिम में देखते हैं कि यस पश्चिम में भी विद्यमान है, पूरब में भी है और पश्चिम में भी है, तो तट भी हो गया, यानी हमें तट मिल गया। अभी देखते जाइए कि क्या क्या है, तो तट भी मिल गया, तटीय मैदान। इसको चूंकि ये ऐसा मैदान है जो मैदान जैसा ही है लेकिन तट के रूप में है, इसलिए हम इसको तटीय मैदान की संज्ञा देते हैं। अब अगली विशेषता जो मैंने आपको बताया कि शैलों की प्रकृति के आधार पर बना हुआ है, वो क्या है, वो है डेजर्ट यानी मरुस्थल। अब हम मरुस्थल को देखें कि ये विशेषता भारत में कहीं है क्या, तो देखते हैं कि यस यहाँ पर मरुस्थली विशेषता भी विद्यमान है।
और मरुस्थलीय विशेषता कहाँ विद्यमान है? मरुस्थलीय विशेषता विद्यमान है किस भाग में? मरुस्थलीय विशेषता विद्यमान है इसके पश्चिमी भाग में, यानी समतल तो है ये, समतल ठीक वैसे ही है जैसे जिसको हम लोग ने मैदान कहा था, तो उसी मैदान जैसा ही है ये, लेकिन समतल होने के साथ साथ थोड़ी सी इसकी भिन्नता है कुछ मामलों में। और किस मामले में भिन्न है? तो यहाँ पर जो इसके सैलों की प्रकृति है ये लूज पार्टिकल्स हैं। लूज पार्टिकल्स का मतलब कि असंगठित सैलें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो असंगठित सैल हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया? डेजर्ट। तो अब तो देखिए, अब तो यहाँ पर ये मरुस्थल भी आ गया, डेजर्ट भी आ गया। अगली बात होती है जो आप सभी जानते हैं, अभी चर्चा हुई भी थी और आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि जानते भी होंगे, द्वीपीय विशेषता। द्वीप को मैंने क्या कहा था कि चारों तरफ से जल से आवृत हो, यानी घिरा हुआ हो, और छोटा सा एक क्षेत्र हो जो जलीय सतह से औसत जो समुद्र तल है उस औसत समुद्र तल से थोड़ा सा ऊंचा हो। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो भारत के दोनों ही क्षेत्रों में, पश्चिम में भी और पूरब में भी, बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में, ये दोनों ये विशेषता हमें दोनों जगह मिल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसको हम बोल देते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप समूह। तो ये लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोनों यहाँ पर इस रूप में उपस्थित होकर जितने यहाँ पर भौतिक स्वरूप के विभाजन किए गए हैं, ये सारे विभाजन को यहाँ पर दिखा देते हैं। यानी इससे ये पता चलता है कि पूरे ग्लोब में भौतिक स्वरूप में जितने प्रकार हो सकते हैं, उन प्रकारों में सभी के सभी प्रकार, यानी 6 के 6 प्रकार भारत में उपलब्ध है। ओके, अब मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि इनकी एक विशेष भूमिका है। भूमिका का मतलब ये भारत के भविष्य को तय करने वाले होते हैं। भारत का जो भी स्वरूप आगे होने वाला होगा वो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है। तो हम पहले ये जानते हैं कि ये जो 6 विशेषताएं हैं उनकी सामान्य विशेषताएं, यानी जो 6 हैं, 6 अलग अलग बातें हम लोग ने कर लिया, तो उनकी जो सामान्य प्रकृति है वो क्या है? क्योंकि क्लास 9th में आपको जो सीखना है यहाँ पर इनके सामान्य फीचर्स को जानना है, ठीक है ना। आगे जब 9th के बाद से 10th आएगा, 11th आएगा, 12th आएगा, तो जैसे जैसे हम लोग आगे के क्लासेज में जाएंगे तो वहाँ पर इन विशेषताओं को और गहराई से पढ़ने का अवसर, समझने का अवसर वहाँ मिलेगा। हम लोग अभी जो बात करेंगे यहाँ पर इनके सामान्य विशेषताओं की बात करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे पर्वतीय विशेषता को। पर्वतीय विशेषता में आइए हम लोग पहले ये देखते हैं कि हमें जो पर्वतीय विशेषता मिली है वो कैसे मिली है। पर्वत के लिए हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर सबसे ज़्यादा उच्चावच होता है, सबसे ज़्यादा उच्चावच होता है, यानी मैक्सिमम रिलीफ वाला ये हमारा क्षेत्र है। मैक्सिमम रिलीफ का मतलब कि दूरी के सापेक्ष, क्षैतिज दूरी के सापेक्ष ऊर्ध्वाधर रूप में बहुत ज़्यादा यहाँ पर उतार चढ़ाव हमें मिलेगा। ये विशेषता यहाँ की एक सामान्य लक्षण के रूप में इस भाग की सबसे प्रमुख विशेषता है। ये पूरा क्षेत्र जिसको हम पर्वतीय विशेषता कहते हैं, हिमालय क्षेत्र के नाम से या हिमालय पर्वत समूह के नाम से जाना जाता है। अब जब हम यहाँ बोलते हैं ना हिमालय पर्वत समूह, तो यहाँ कई बातें आती हैं। एक आती है कि हम हिमालय पर्वत समूह कह रहे हैं, समूह, ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ हम हिमालय पर्वत समूह, नाम क्या हो गया? हिमालय, हिमालय यानी, और हम बोल क्या रहे हैं? माउंटेन, हिमालय माउंटेन रीजन नहीं बोल रहे हैं, प्रदेश नहीं बोल रहे हैं, समूह बोल रहे हैं। समूह यानी ये पूरा का पूरा भाग एक ऐसे प्रदेश में है जहां पर हिमालय पर्वत समूह की स्थिति है, ग्रुप की, है ना। हिमालयन माउंटेन ग्रुप यहां पर मौजूद है। इस हिमालय पर्वत समूह में
दो प्रकार के हिमालय यहाँ पर, यानी दो प्रकार के पर्वत यहाँ पर स्थित हैं। ठीक, सबसे पहली बात तो ये कि ये जो हिमालय पर्वत समूह है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत समूह है जो हमें मिला है यहाँ पर। इससे ऊंचा इस पृथ्वी पर कहीं कोई मिलने वाला नहीं है। तो एक विशेषता तो ये हो गई। औसत जब हम ऊंचाई की बात करते हैं तो औसत ऊंचाई 6000 मीटर यहाँ पर मिलती है। 6000 मीटर का मतलब कितना हो गया? 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की ऊंचाई वाला ये हिमालय पर्वत समूह हमें एक भौतिक विशेषता के रूप में भारत के उत्तरी भाग में मिला हुआ है, जिसका विस्तार पश्चिम से लेके पूरब तक, और जब पूरब में आते हैं तो पूरब में फिर इसकी दिशा दक्षिण की तरफ हो जाती है। तो ये हिमालय पर्वत समूह हो गया। मैंने क्या बताया आपको कि इस समूह में दो प्रकार के पर्वत हैं, जिन्हें हम एक को बोलते हैं टर्शियरी पर्वत समूह, पर्वत यानी टर्शियरी माउंटेन कहते हैं, टर्शियरी पर्वत कहेंगे। और दूसरे को क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? ट्रांस। तो टर्शियरी और ट्रांस, ये दो पर्वत यहाँ पे, या दो प्रकार की दो टर्शियरी और ट्रांस वाली श्रृंखलाएं यहाँ पर इस पूरे प्रदेश में स्थित हैं, और दोनों को ज्वाइंट करते हैं, तब हम इसको बोलते हैं पर्वत समूह। तो ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत समूह, जो विश्व में सबसे ऊंचा है। अब जब हम टर्शियरी की बात करते हैं तो टर्शियरी में यहाँ पर 3 श्रृंखलाएं स्थित हैं। एक को हम बोलते हैं हिमाद्री श्रृंखला, यानी इसी को हम ग्रेटर हिमालय या इसी को हम महान हिमालय के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो एक तो ये हो गया महान हिमालय, ठीक है, एक महान हिमालय हो गया। दूसरे को हम यहाँ पे मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं, और तीसरे को हम आउटर हिमालय, बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जानते हैं। बाह्य हिमालय या शिवालिक के नाम से इनको हम जानते हैं। शिवालिक, इसी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये टर्शियरी में यहाँ पर 3। अभी इनकी स्थिति को समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। और जिसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, तो ट्रांस हिमालय हम उस भाग को कहते हैं जो इस टर्शियरी हिमालय से उत्तर है, तो उसको हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। और इस ट्रांस हिमालय में भी, जैसे टर्शियरी में मैंने आपको बताया कि टर्शियरी में 3 ऐसे इसके स्वरूप यहाँ पर विद्यमान हैं। उसी तरह से जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय में हमें यहाँ पर मिलता है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। जो भारत की बात हो रही है, यानी भारत का भौतिक स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। होता तो एक और है जो भारत में नहीं है, उसका नाम है कैलाश, लेकिन भारत में जो विद्यमान है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब आइए इसको हम लोग समझते हैं। ये पूरा का पूरा रीजन, यही वो रीजन है जिसको हम हिमालय पर्वत समूह के नाम से जानते हैं। अभी जैसे मैंने आपको बताया भी कि इसकी जो ऊंचाई है, ठीक है ना, औसत ऊंचाई वो विश्व में सर्वाधिक है। 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। इसमें 2 भाग हमने कर दिया, एक कर दिया टर्शियरी और दूसरा कर दिया ट्रांस हिमालय। ये पूरा का पूरा हिमालय यहाँ पर विश्व के सबसे विविधता युक्त, ऊंचावच की दृष्टि से विविधता युक्त और सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाले एक पर्वतीय प्रदेश के रूप में भारत की विशेषता का निर्माण करता है। ये पूरी की पूरी विशेषता, इसमें ऊंचाई बहुत अधिक है, इसीलिए इस पूरे प्रदेश का, यानी पर्वतीय प्रदेश का कुछ भाग ज़्यादा ऊंचा होने के कारण 0 डिग्री
तापमान से सदैव नीचे रहता है, यानी उसका जो तापमान है वो कितना होता है, तो 0 डिग्री तापमान से काफ़ी नीचे रहता है, माइनस में होता है। और यही कारण है कि उन भागों पर अस्थायी रूप से ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और ये जो ग्लेशियर्स हैं उन ग्लेशियर्स से ही नदियों का उद्गम होता है। तो इसलिए ये सोर्स रीजन बन जाते हैं, या ये पूरा का पूरा प्रदेश नदियों के लिए स्रोत प्रदेश बन जाता है। और विशेष रूप से जो उनके ग्लेशियर्स हैं, उन ग्लेशियर्स के थ्रू ही, यानी उन्हीं के द्वारा ही वहाँ से नदियों का उद्गम होता है। जो भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, और उसकी सबसे बड़ी सहायक के रूप में जिसको हम यमुना नदी के नाम से जानते हैं, तो दोनों के ही स्रोत ग्लेशियर्स हैं। और इन ग्लेशियर्स की स्थिति कहाँ है? हिमालय में है। इसका मतलब कि अगर हिमालय नहीं होगा तो ग्लेशियर नहीं होगा, हिमालय इतना ऊंचा नहीं होगा तो ग्लेशियर नहीं होगा, और ग्लेशियर नहीं होंगे तो गंगा या यमुना नहीं होगी, और यदि गंगा और यमुना नहीं होंगी तो फिर जो आगे वाला विशेषता है, मैदानी की भाग की विशेषता है, वो मैदानी भाग की विशेषता भी नहीं होगी। यानी सबका एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन है, इनकी एक कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो खैर ये विस्तार से तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। यहाँ पर इनके सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग एक एक बात समझते चलें। तो यहाँ हम आते हैं सबसे पहले टर्सीरी हिमालय। और टर्सीरी हिमालय के पहले मैंने क्या बताया कि टर्सीरी से तृतीयक हिमालय के उत्तर में जिसका विस्तार है वही है ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय में यहाँ हम देख रहे हैं कि विशेषताएं जो विद्यमान हैं ट्रांस हिमालय में, वो कौन सी विशेषताएं विद्यमान है ट्रांस हिमालय में? यहाँ काराकोरम विद्यमान है। काराकोरम, ये जो मैंने आपको लगाया है यही काराकोरम है, ठीक है। काराकोरम श्रृंखला है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। दूसरा क्या बताया कि लद्दाख यहाँ पर मौजूद है, तो ये लद्दाख श्रेणी है, काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, और तीसरा जास्कर हो गया, ठीक। तो जास्कर श्रृंखला हो गई, ये ट्रांस हिमालय हो गया। यानी ट्रांस हिमालय के 3 हिमालय यहाँ पर मौजूद हैं। आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पता चलेगा कि एक और होता है, लेकिन वो चीन के तिब्बत वाले भाग में स्थित है, जिसका नाम है कैलाश। और कैलाश नाम से भी क्लियर है कि ये भारत का ही है, लेकिन पहले ये तिब्बत में था, तिब्बत को चीन ने अधिकृत कर लिया, तो अब वर्तमान समय में वो चीन में है। और आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि अक्सर चर्चा में बना रहता है कि लोग जो यात्रा करते हैं, विशेषकर हिंदू धर्म से जुड़े हुए, जो सनातन से जुड़े हुए लोग हैं, वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। तो यही वाला ये कैलाश श्रृंखला है, और यहीं पर स्थित है मानसरोवर लेक, ठीक है। तो कैलाश और मानसरोवर की स्थिति यहाँ पर हो गई, इसी के पास है, तो वही वाला ये कैलाश है। तो भारत में ये नहीं है। भारत में कितने हो गए? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, 3 श्रृंखलाएं भारत में हो गई। अब ये क्लियर हो गया। अब इसमें जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये जानना होता है कि इस पूरे रेंज में सबसे ऊंची श्रृंखला भारत की, सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि उसके पॉइंट्स होंगे ना, उसके शिखर होंगे, तो जब हम उसकी बात करते हैं तो पता चलता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, तो यहीं पर है। और कहाँ है यहाँ पर? तो ये जो काराकोरम हम बोल रहे हैं, उसी काराकोरम की जो चोटी है, जिसका नाम आप माउंट केटू भी बोल देते हैं, उसको गाडविन ऑस्टिन केटू भी उसको कहा जाता है। इसका पुराना नाम, क्योंकि गाडविन ऑस्टिन से आपको लग रहा होगा कि ये गाडविन ऑस्टिन नाम भारत तो नहीं है, जैसे अभी भारतीय नाम तो नहीं है, जैसे अभी आपने देखा ना कि कैलाश में बोल रहा था, तो कैलाश नाम से ही लगता है कि ये भारत का नाम है, क्योंकि कैलाश पर्वत पर शंकर जी का संबंध स्थापित किया जाता है, भगवान शिव का संबंध स्थापित किया जाता है। तो लेकिन जब हम गाडविन ऑस्टिन केटू कहते हैं तो लगता है कि नहीं, ये भारतीय नाम नहीं है। एक्चुअल में ये उस व्यक्ति का नाम है जिसने इसकी खोज की थी। और खोज क्या किया था? एक्चुअल में ये पहले से मौजूद था, नाम इसका अलग था, नाम था कृष्णागिरी। कृष्णागिरी, गिरी मतलब होता है पर्वत, और कृष्णा मतलब आप जानते हैं भगवान कृष्ण का भी नाम है, कृष्ण कलर, ब्लैक कलर को भी बोलते हैं।
तो इसका नाम है कृष्णागिरी पुराना नाम, और गाडविन ऑस्टिन K2 या उसी को संक्षिप्त में बोलते हैं माउंट K2। तो ये यहाँ पर मौजूद है और यही है भारत की सबसे ऊंची चोटी। और केवल भारत की हम बात नहीं करेंगे, अगर हम पूरे विश्व की भी बात करेंगे ना, तो माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कहाँ है, तो यही है। ओके, ये हो गया ट्रांस हिमालय में काराकोरम, और दूसरा मैंने बताया कि ये लद्दाख हो गया और ये जास्कर हो गया। अब यहां से ये पूरा ट्रांस हिमालय वाला पूरा ये समाप्त हो गया। जब हम बात करते हैं यहां पर इसके बाद वाले पर्वतों की, तो ये बाद वाले पर्वतों को मैंने आपको क्या बताया कि जो ट्रांस हिमालय के दक्षिण होगा उनको हम टर्शियरी हिमालय के नाम से जानते हैं। ये टर्शियरी हिमालय हो गया। टर्शियरी हिमालय का मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा भाग तृतीयक हिमालय के नाम से जाना जाता है। टर्शियरी का मतलब तृतीयक। अब क्यों बोलते हैं तृतीयक? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो जियोलॉजिकल पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, भूगर्भिक काल को विभाजित किया गया है, एक समय सारणी बनाई गई है उसकी, उसी को बोलते हैं जियोलॉजिकल पीरियड। तो उसमें जो तृतीयक काल है, तृतीयक कल्प है, उसको पीरियड को कल्प बोलते हैं। तो वही नाम है यहाँ पर टर्शियरी, और उसी टर्शियरी में ये निर्मित हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं टर्शियरी हिमालय। अब इस पूरे टर्शियरी कल्प में कौन कौन से हिमालय के भाग निर्मित हुए हैं, इस पर्वत समूह के भाग निर्मित हुए हैं, तो इसमें 3 श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ है प्रमुख रूप से, और ये तीनों अनुदैर्ध्य श्रृंखलाएं हैं। अनुदैर्ध्य का मतलब यह हुआ कि भारत की संपूर्ण लंबाई में जब देखते हैं पश्चिम से लेके पूरब तक ये निर्मित हुई हैं, और बाद में इनका स्वरूप जैसे मैंने बताया कि दक्षिण की तरफ हो जाता है, तो ये निर्मित हुई हैं। तो ये हो गई सबसे उत्तर में जो स्थित होगा तो वो हो गया महान हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालय के नाम से जानते हैं। इसी को हिमाद्री हिमालय कहते हैं। हिमाद्री इसलिए कहते हैं क्योंकि हिम के चादरों से इसका अधिकांश भाग आच्छादित है। वो क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, हिम रेखा जो स्नो लाइन होता है, जहां शून्य से सदैव नीचे तापमान रहता है, माइनस में तापमान रहता है, तो वहां पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, वहां पर पूरा हिमावरण पाया जाता है, यानी पूरा का पूरा जो उसका आवरण है वो हिम का पाया जाता है, इसीलिए इसको हिमाद्री कहते हैं। तो इसको एक महान हिमालय को, ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। और इसकी जो औसत ऊंचाई है, ये औसत ऊंचाई 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर है। इसी हिमाद्री में ही यहीं पर सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर स्थित है, जिसको आप माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन ये भारत में नहीं है। ये तो हिस्सा आपने देखा, अभी जो स्केच बना हुआ है आपको, ये नेपाल दिखाई दे रहा है, तो ये नेपाल में स्थित है। ठीक है, तो ये माउंट माउंट इस ग्रेटर हिमालय का या हिमाद्री हिमालय का जो सबसे ऊंचा भाग है वो कहाँ हो गया? ये हो गया नेपाल में। किस नाम से हो गया? उस चोटी का नाम क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट। नाम आपको मालूम है और ऊंचाई भी आपको मालूम है, 8848 मीटर। 8848 यानी 8 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। 8 क्या 8.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, क्योंकि 8848 मीटर है, तो ये इसकी ऊंचाई हो गई। अब ये पूरी श्रृंखला का पूरा विस्तार यहाँ सबसे पश्चिम में, जो आज आप देख रहे हैं कि ये जम्मू कश्मीर है क्षेत्र, और ये लद्दाख क्षेत्र हो जाता है। तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र से लेकर और यहाँ पूरे के पूरे अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश के बाद जब नीचे की तरफ चलेंगे तो हिमालय पर्वत समूह का विस्तार तो नीचे की तरफ है, क्योंकि यहाँ पर कुछ राज्य आते हैं। और ये कौन कौन से राज्य होंगे? तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बाद से नागालैंड हो जाता है, मणिपुर हो जाता है, मणिपुर के बाद से मिजोरम हो जाता है। तो ये पूरा विस्तार है, और पूरे विस्तार तक इस पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है। तो संयुक्त रूप से ये यहाँ दक्षिण तक, यहाँ तक ये विस्तार है। ठीक है ना, ये पर्वतीय प्रदेश के रूप में, टर्शियरी हिमालय के रूप में। अब टर्शियरी हिमालय के बाद यहाँ पर, टर्शियरी हिमालय में महान हिमालय के बाद, ग्रेटर हिमालय के बाद जो उसके दक्षिण में स्थित है, ये जो आप देख रहे हैं, ये दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। और इस श्रृंखला को हम मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं।
क्या नाम उसको बोलेंगे? मिडिल हिमालय। यानी ये जो आपका बना ये तो टर्सीरी हो गया, टर्सीरी हो गया, इसी में हो गया ये माउंट एवरेस्ट। और इस टर्सीरी हिमालय के बाद अब क्या बता रहा हूं, मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय में ये सबसे पश्चिम में, यानी ये जो मिडिल हिमालय है, इस मिडिल हिमालय की सामान्य विशेषता क्या है कि जो ग्रेटर हिमालय है उससे इसकी ऊंचाई कम है। 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और एक थोड़ा सा गैप है ग्रेटर हिमालय से, ये जो महान हिमालय बना है इससे और इनके बीच में एक गैप है, ठीक है, यहाँ पर एक गैप है और उसके बाद ये पूरा इसका विस्तार हुआ है। ये अलग अलग कई इसके डिवीजन हो चुके हैं, नदियों ने इसको काट डाला है। जो भी ग्रेटर हिमालय से उनके ग्लेशियर से निकलने वाली नदियां हैं, उन नदियों ने इनका डिवीजन कर दिया है, इनका अपर्दन कर दिया है, उसको अपर्दन शब्द बोलते हैं, जो काट देती हैं नदियां। और इसके कारण ये बाइसेक्टेड है, यानी टूटा फूटा आपको दिखता है। और इसीलिए इसके अलग अलग खंडों को अलग अलग नाम से जानते हैं। इसमें जो सबसे पश्चिम में स्थित है, जिसको आप अभी देख रहे हैं, इसकी जो ऊंचाई है भारत में ये सबसे ज्यादा लंबा है। इसका नाम है पीर पंजाल। तो ये हो गया पीर पंजाल। तो इस तरह से जब हम देखेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। जैसे सबसे पश्चिम वाला आपसे जरूर पूछा जाएगा, 400 किलोमीटर की लंबाई है, मिडिल हिमालय का भाग है, और ये है पीर पंजाल, ठीक है ना, सबसे पश्चिम वाला, सबसे ज्यादा विस्तृत भी है। पीर पंजाल के बाद जब हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर धौलागिरी हो जाता है। धौलागिरी के बाद से नागटिबा, मसूरी। जब हम नेपाल में आते हैं तो नेपाल में इसका नाम महाभारत हो जाता है। और इस तरह से आगे जाकर ये ग्रेटर हिमालय में मिल जाता है और इस प्रकार से संयुक्त हो जाता है कि उसको अलग पहचान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस मध्य हिमालय के दक्षिण में हम देखेंगे तो एक हिमालय की तीसरी श्रृंखला का विस्तार है और ये भी इसी प्रकार से पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तृत है। इसके विस्तार को हम संपूर्ण रूप में शिवालिक के नाम से जानते हैं। इसी को हम वाह्य हिमालय कहते हैं क्योंकि हिमालय के बाहर है, पर्वतीय प्रदेश से ये बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ है, इसलिए इसको हम आउटर हिमालय, वाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं। लेकिन इसका मुख्य नाम क्या है? शिवालिक नाम है। तो ये शिवालिक श्रृंखला हो गई। अब ये तीनों की अब शिवालिक की भी विशेषता, जो नदियां ग्रेटर हिमालय से निकल रही हैं वो अगर मिडिल हिमालय को काटते हुए आगे बढ़ रही हैं तो उसके बाद ये जो शिवालिक हिमालय है, तो शिवालिक हिमालय तो और बेहतर तरीके से कटेगा ही। तो इसीलिए ये भी बहुत ही कटे फटे रूप में है और छोटी छोटी श्रृंखलाएं यहाँ पर विस्तृत हैं और इसी के समानांतर विस्तृत है ये। इन तीनों के बीच एक बात आपको यहाँ जानना है और वो जानना है कि सबसे पहले इन तीनों में सबसे पहले कौन है, सीनियर कौन है? तो वो हो गया ग्रेटर हिमालय। वो जब ग्रेटर हिमालय के बनने के बाद जिसका निर्माण हुआ है, तब वो उसको किस नाम से आप जानते हैं? मध्य हिमालय, यानी मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय के बाद कौन निर्मित हुआ है? तो शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक, ये तीन नाम टर्सेरी हिमालय के डिवीजन्स के रूप में आपको किए गए हैं। इसी का ये जो पूरा का पूरा भाग है जिसमें टर्सेरी हिमालय और ट्रांस हिमालय दोनों को अगर एक साथ शामिल कर दिया जाए तब स्थिति थोड़ी सी बिल्कुल अलग हो जाती है। और वो क्या हो जाती है? नदियों के आधार पर इसको फिर से दूसरे रूप में भी विभाजित किया है विद्वानों ने, नदियों को आधार बना के। और नदियों को आधार बना के जो विभाजन किया गया है उसमें कुछ नदियां भाग ली हैं, वो आपको जाने रहना चाहिए। और उनके आधार पर जो ये प्रकार बने हैं उनको जाने रहना चाहिए। देखिए, ये जो हिमालय का भाग था, इसी हिमालय में यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है, इसी मानसरोवर के पास से निकलती है। और उस नदी का नाम है, क्या नाम है उसका? हो सकता है बहुत सारे लोगों को ध्यान आ जाएगा भी जब मैं बोलूँगा, तो वो कौन सा नाम होगा उसका? यहाँ पर सिंधु, इंडस रिवर। और ये सिंधु नदी आगे जाकर आगे निकल जाती है
तो सिंधु नदी, मैं कलर यहाँ चेंज कर देता हूँ कि थोड़ा सा ये कलर चेंज कर दें जिससे आपको पहचानने में सुविधा रहेगी। चलिए, अब ये इंडस रिवर हो गई, ठीक है ना, इसी को हम सिंधु नदी बोलते हैं। तो सिंधु नदी हो गई, और यहाँ इसी कैलाश मानसरोवर के पास से प्रवेश करती है कौन सी, सतलज नदी। तो सतलज और कैलाश ने, सतलज नदी और सिंधु नदी ने, दोनों नदियों ने इस पूरे हिमालय प्रदेश को काट डाला, यानी इसको काटते हुए आगे बढ़ते हुए चली जा रही हैं। तो एक आधार बन जाती है सतलज सिंधु, और दूसरा आधार बन गई सतलज, और इस आधार पर हम हिमालय के इस प्रदेश को एक नाम देते हैं और उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। तो इसको पंजाब हिमालय कह दिया गया है, सिंधु से सतलज के बीच वाले भाग को। अब देखेंगे तो इसमें कुछ भाग लद्दाख में है, कुछ भाग जम्मू कश्मीर रीजन में है, और कुछ भाग यहाँ पर आप जब देखेंगे तो कुछ भाग हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सब सारे इनके पर्वतीय प्रदेश की कुछ भाग यहाँ पर अवस्थित हैं, लेकिन इसको बोला क्या जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ से एक छोटी सी नदी निकलती है और वो भी काटते हुए आगे बढ़ती है। बाद में यही नदी, जिस नदी की हम बात कर रहे हैं ना, ये नेपाल और भारत की सीमा पर प्रवाहित होती है, काली नदी नाम है उसका। आगे जाकर वही नदी बन जाती है शारदा नदी। तो यहाँ पे ये जो काली नदी है, तो सतलज से लेके काली वाला जो भाग हो गया, इसको भी एक अलग नाम से जानते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, तो ये तो पंजाब हिमालय हो गया, इसको बोल देते हैं कुमायूं हिमालय। क्या नाम हो गया, कुमायूं हिमालय। यहां से, यानी ये काली नदी हो गई, यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ये बांग्लादेश से होते हुए जाके और ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। तो इनके बीच का भी एक हिमालय हो गया, और उसको बोलते हैं नेपाल हिमालय। तो ये हो गया नेपाल हिमालय, ठीक है। और इसके बाद यहां से लेके आपके इसी कैलाश मानसरोवर जहां स्थित है, इसी मानसरोवर के पास से एक नदी निकलती है, और वो नदी यहां पर सांगपो कही जाती है, सांगपो। और सांपो यहां जाकर हिमालय को काट डालती है और फिर भारत में प्रवेश करती है। जब हिमालय को काट के भारत में प्रवेश करती है तो वहां पर उसका नाम हो जाता है दिहांग नदी। और यहां पर एक दिहांग जब आती है तो एक गाज बनाती है, खड्ड बनाती है, और तब ये आगे प्रवाहित होती है, जिसमें और भी दो नदियां मिल जाती हैं, दिबांग मिल जाती हैं, लोहित मिल जाती हैं। तो हम लोग इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जानते हैं। तो आगे ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे, समझेंगे। यहाँ जब ये दिहांग नदी इसको काटती है तो दिहांग के दर्रे के पास तक ये पूरा का पूरा जो विस्तार हो गया हिमालय का, उसको हम किस नाम से जानते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। अब इस दिहांग दर्रे के बाद भी अब देख रहे हैं हिमालय का विस्तार दक्षिण की तरफ है। तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो दक्षिण की तरफ विस्तृत है, इसको हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं। यानी ये कौन सा हिमालय हो गया, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो पर्वतीय प्रदेश हो गया, ये इस पर्वतीय प्रदेश की सामान्य विशेषता के आधार पर एक सामान्य परिचय यहाँ पर हो गया। अब देखिए दूसरा क्या भाग है, ये दूसरा हमने क्या बताया, मैदानी प्रदेश। मैदानी प्रदेश का सामान्य मैंने बताया था कि ये जो भौतिक अभिलक्षण है, ये भौतिक अभिलक्षण कैसा है, तो पर्वत से भिन्न है। पर्वत से बिल्कुल ही भिन्न है। पर्वत के विषय में मैंने ये बताया था कि इसमें बहुत ज़्यादा उच्चावच होगा, बहुत ज़्यादा रिलीफ फीचर्स इसमें होगा। लेकिन यहाँ जब बात होती है, मैदान की बात होती है, तो मैदान में कोई रिलीफ नहीं होता, यानी सपाट होता है, प्लेन होता है सरफेस उसका। लेकिन जब हम मैदान के रूप में बात करते हैं तो केवल प्लेन हो जाना इसकी विशेषता नहीं है, बल्कि शैलों की प्रकृति के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें भी इसकी एक विशेषता यहाँ पर निहित है। और वो कौन सी विशेषता है, तो वो ये विशेषता है कि ये नदियों के द्वारा लाए गए एलुवियल मटेरियल, जलोढ़ जो पदार्थ हैं, जो नदी लेके आती है ना, ट्रांसपोर्ट करके लेके आती है, तो उसको जलोढ़ बोलते हैं, एलुवियल बोलते हैं। तो उन्हीं एलुवियल के डिपोजिट से, उन्हीं के निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है।
ओके, अर्थात जितनी नदियां हिमालय से निकल रही हैं, इन नदियों का अपना अपना एक नदी तंत्र है, और उस नदी तंत्र में जो सबसे बड़ा नदी तंत्र है वो नदी तंत्र कौन सा है? गंगा नदी तंत्र है। तो गंगा और उसकी सहायक नदियां, क्योंकि आप इधर देखेंगे ये सिंधु का तंत्र अलग हो जाता है, ब्रह्मपुत्रा का तंत्र अलग हो जाता है, लेकिन इस बीच में जितने नदी हैं इन सबका संबंध अल्टीमेट गंगा से हो जाता है। तो वो गंगा नदी तंत्र की नदियां हैं, और इन्हीं नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ से, जलोढ़ कहां कहां से आया है? एक तो हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से लाया जाएगा। इसी में गंगा नदी तंत्र में कुछ नदियां इस पठारी भाग से भी निकलती हैं, और जो पठारी भाग से निकलती हैं तो ये उत्तर की तरफ जाती हैं, बह के जाती हैं, और ये भी गंगा और उसकी सहायक नदियों में अपने को विलीन कर देती हैं, संगम उनका हो जाता है। तो इस प्रकार से इनके जो मटेरियल मिले हैं हिमालय से और इन पठारी भाग के सैलों से, जो भी जलोढ़ के रूप में मटेरियल मिला है उसी मटेरियल से इनका निर्माण हुआ है, उन्हीं के पदार्थों के निक्षेपण से इनका निर्माण हुआ है। इसीलिए सामान्यतः इसको सतलज गंगा के मैदान से हम कह देते हैं। और एक मैदान इधर की तरफ बना हुआ है जिसको हम असम मैदान के नाम से जानते हैं, चूंकि असम में है इसीलिए बोल देते हैं। इसी को ब्रह्मपुत्रा मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहां पर सतलज मैदान, गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्रा मैदान हमने क्यों कह दिया? क्योंकि ये सतलज नदी है, और इस सतलज नदी और नदी तंत्र, क्योंकि इसमें सतलज में आकर ब्यास नदी, रावी नदी भी आकर मिल जाती है, तो इनका संयुक्त जल लेकर ये आगे प्रवाहित होती है। तो इसने जो डिपॉजिट किया है उससे भारत में सतलज के मैदान का निर्माण हुआ है। अब ये सतलज नदी लास्ट में जाके सिंधु नदी में मिल जाएगी, लेकिन वो भारत में नहीं मिलेगी, पाकिस्तान में जाके मिलेगी। तो हम जब भारत वाले हिस्से की बात करते हैं तो भारत वाले हिस्से में जो मैदानी स्वरूप या मैदानी भाग निर्मित हुआ है वो सतलज के और उनके सहायक नदियों के कंट्रीब्यूशन से निर्मित हुआ है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? सतलज और का मैदान यहां पर हमने कह दिया है ना। ये वाला जो भाग हो गया बीच में, जिसमें आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, विशेष रूप से ये तीन राज्यों के बड़े भाग, सबसे बड़ा भाग यहाँ पर स्थित है, क्षेत्र स्थित है। तो ये पूरा का पूरा गंगा नदी तंत्र है, गंगा जमुना नदी तंत्र है। यानी जमुना तो गंगा की ही सहायक हो गई, गंगा तंत्र की ही भाग हो गई, तो उससे निर्मित है ये वाला भाग। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे? ये हम बोल देंगे गंगा का ये मैदान कहला जाएगा। और ये वाला जो भाग जिसमें असम का विस्तार है, यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? यहाँ प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी हो गई ब्रह्मपुत्रा। तो इसलिए असम का मैदान बोल दीजिए, या ब्रह्मपुत्रा नदियों के आधार पर बोलना है तो ये ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया। तो ये तीन यहाँ पर मैदान यहाँ पर आपको प्रमुख रूप से दिख जाते हैं। इसी भाग में जहाँ भी कोई नदी, जैसे मान लीजिए ये कोई नदी प्रवाहित हो रही है, एक कोई दूसरी नदी इधर से जा रही है, प्रवाहित हो रही है, तो ये जो बीच वाला क्षेत्र हो गया ना, इस बीच वाले क्षेत्र को दोआबा क्षेत्र या दोआब क्षेत्र बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? दोआब। तो इस पर खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। दोआब, दोआब का मतलब होगा कि कोई एक प्रमुख नदी होगी और उसकी सहायक नदियां होंगी, सहायक नदियां होंगी। तो जब तक वो जाके इसमें मिलेंगी नहीं तब तक जो एंगल बनेगा और उस एंगल के बीच का जो भूक्षेत्र या प्रदेश बनेगा तो उसको किस नाम से जाना जाएगा? दोआबा क्षेत्र या दोआब क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो नदी है, ये नदी कौन सी नदी है? ये गंगा है। और ये कौन सी नदी है? ये जमुना है। तो इस क्षेत्र का नाम क्या होगा? गंगा जमुना दोआब। तो ये आगे के क्लास में आपको जानना है, समझना है। इसलिए मैंने कहा कि जब हम लोग पढ़ें तो हम लोग जानते चलें या समझते चलें कि यहाँ पे जो पढ़ना है इसी का आगे जाके विस्तार होगा। सिविल सर्विसेज में भी इसी का विस्तार होता है। तो यहाँ थोड़ी सी समझ हमारी बेहतर होती जाएगी। ये जो फाउंडेशन है ये बेहतर होता जाएगा तो आगे की समझ हमारी बहुत अच्छी होती जाएगी। तो यहाँ आपने समझ लिया, इस प्रकार से ये पूरा मैदान यहाँ पर निर्मित हुआ है। अब चूंकि एलुवियल है, एलुवियल का मतलब हुआ कि निक्षेपण से निर्मित है, जलोढ़ है, ये
जल के द्वारा लाया गया है। जल पदार्थों को कैसे लेके आता है, सैलों को, खनिजों को कैसे लेके आता है। जल आप सभी जानते हैं कि जल स्वयं में, जल क्या है, तो स्वयं में आप जल देखेंगे तो H2O, यही यौगिक है ना जल, यानी जल के रूप में खुद की इसकी अपनी एक केमिस्ट्री भी है जल की। और जब ये जल के रूप में है, यानी पानी के रूप में है, तो इसी केमिस्ट्री के कारण, और जब ये प्रवाहित होता है तो प्रवाह के समय इसके पास पदार्थों को दो तरीके से ले जाने की क्षमता इसको मिल जाती है। एक मिल जाता है कि ये इसके साथ डिजल्व करके, विलयन बना के, घुला करके पदार्थों को लेके जाए, क्योंकि पानी है तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ होंगे जो जल में विलीय होंगे, यानी जल में उनको घुलाया जा सकता है और घुला के लेके जाया जा सकता है, ठीक है। और दूसरा, चूंकि ये गतिशील होता है, चूंकि नदी का जल स्थिर होता नहीं, गतिशील होता है, तो जब गतिशील होता है तो गतिशील जल के पास एक विशेषता क्या आ जाती है कि ये अपने, चूंकि जल है तो इसमें उत्प्लावन बल के जरिए पदार्थों को हल्का कर लेगी और दूर तक उसको परिवहन करके ले जा सकती है, जो घुलने वाले नहीं होंगे उनको भी। यानी अगर जल में आप पत्थर भी डालते हैं ना, तो पत्थर जब जल में जाता है तो जितना मात्रा में जल को विस्थापित कर देता है वो पत्थर, उतना ही जल के भार में कमी आ जाती है, उस पत्थर के भार में कमी आ जाती है और पत्थर हल्का हो जाता है। हल्का हो जाने के कारण वो दूर तक परिवहन उसका किया जा सकता है, ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो इस विशेषता को, इन दोनों ही विशेषताओं के कारण जब नदी यहाँ से जब पदार्थों को लेके आती है अपने अपने स्रोत प्रदेश से, सोर्स रीजन से, तो जब निक्षेपित करती है तो उसमें कुछ यौगिकीय रूप में और कुछ बिल्कुल जो कंपाउंड नहीं है उस रूप में भी यहाँ पर पदार्थों का निक्षेपण कर देती है। उससे मैदान की एक ऐसी विशेषता का निर्माण हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी, उर्वरता। यानी पौधों के संदर्भ में, पौधों को उगाने और उसको विकसित करने के सामर्थ्य के संदर्भ में जब हम लोग उसको बोलते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलिटी, है ना। तो इस तरह से बहुत ही फर्टाइल लैंड का निर्माण हुआ है। ये मैदान जो बना है ये बहुत ही उर्वर मैदान का निर्माण हुआ है और ये इस प्रकार से इसकी उर्वरता है कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा मोस्ट फर्टाइल रीजन, विश्व की सबसे ज्यादा उर्वर भूमि अगर कहीं विद्यमान है, पाई जाती है, तो ये विश्व की सबसे उर्वर भूमि यहीं पर पाई जाती है, भारत में पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी भौतिक विशेषता का यहां पर निर्माण हुआ है। लेकिन इसमें ये जो रीजन है, हालांकि इस रीजन का भी विस्तार, यहां पर भी सैलों का ही निक्षेपण हुआ है, जमा हुई है, लेकिन इसमें वो विशेषता नहीं है। इसलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, मरुस्थल कहते हैं, ठीक है। यानी यहां और यहां ये दो जो पूरा प्रदेश हो गया, तो जो मरुस्थली विशेषता हो गई उसमें जीवन को उगाने, यानी प्लांट लाइफ को उगाने की और उसको विकसित करने की सामर्थ्य की दृष्टि से ये महत्वहीन है, मरुस्थल है, इसीलिए इसको मरुस्थल इसीलिए बोलते हैं, मरुस्थल। लेकिन बाकी शेष ये जो भाग है ये वर्ल्ड का मोस्ट फर्टाइल रीजन है, विश्व का सर्वाधिक उर्वर क्षेत्र है। तो ये इसकी एक विशेषता हो गई और इसमें नदियों के दोआब के आधार पर इस पूरे क्षेत्र को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जो आगे जाकर आप इसको पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 9th में जो चीजें दी गई हैं, जो फंडामेंटल है, उस फंडामेंटल को अभी हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। तो ये हो गया पर्वतीय, ये हो गया मैदानी, और मैंने आपको बताया कि इस मैदानी जैसी विशेषता में ही यहां पर एक मरुस्थली विशेषता का निर्माण हुआ है और इस विशेषता को हम थार के मरुस्थल के नाम से जानते हैं। ये रीजन क्या कहलाता है, ये थार का डेजर्ट कहलाता है, ठीक। इसमें किसी भी प्लांट लाइफ को उगाने की, विकसित करने की सामर्थ्य नहीं है, इसीलिए इसको हम डेजर्ट कहते हैं। अब यहां देखिए, ये पूरा का पूरा क्या भाग है, यही भाग है
जिसको हम पठारी प्रदेश के नाम से जानते हैं। अब पठारी प्रदेश में मैंने आपको क्या बताया था कि पठारी प्रदेश की विशेषता है कि पठारी प्रदेश मैदान की ही भांति होगा, लेकिन मैदान से ऊंचाई पर होगा। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो पूरा का पूरा भाग बनता है या बना है, मैदान और इसके दोनों के निर्माण में दोनों में भिन्नता है, निर्माण के प्रकृति के आधार पर भिन्नता है। नदियों के जलोढ़ से इसका निर्माण हुआ है, जबकि ये पूरे इस भाग की जो शैलें हैं, आरंभिक शैलें, प्राइमरी जो रॉक्स हैं, वो जलोढ़ वाले नहीं हैं। वो कैसे हैं? वो आग्नेय शैलें हैं, यानी जो किसी मैग्मा के रूप में पहले बाहर पृथ्वी के अंदर से आए होंगे और उसके बाद से शीतल होकर यहाँ पर एक आग्नेय शैल का निर्माण किए हैं। उनके अपक्षय या उनके अपर्दन से निर्मित होने वाली जो शैलें हैं, और जो नहीं भी अपर्दन हुआ है वो भी शैलें मूल रूप में अभी यहाँ पर विद्यमान है, तो उनसे ये निर्मित हुआ है। इसीलिए ये काफ़ी ऊंचाई पर है। और चूंकि ये पूरे भारत का सबसे पुराना भूभाग है, सबसे प्राचीनतम भूभाग है, इसीलिए सबसे प्राचीन होने के कारण यहाँ पर बहुत तरह की विवर्तनिक घटनाएं घटी हैं, टेक्टोनिक एक्टिविटीज घटी है। यानी आपको मैंने पहले भी चर्चा किया था कि ये पूरा का पूरा भाग, ये पूरा का पूरा ग्लोब, पूरी हमारी पृथ्वी, ये विभिन्न प्रकार के प्लेटों से निर्मित है और सारे प्लेट गतिशील हैं। अलग अलग दिशा में अलग अलग गति के साथ ये गति करते हैं, और इनके गति करने के कारण इनके दोनों के सीमांतों पर जहां दो प्लेटें मिलती हैं कम से कम, तो वहां पर कई प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जिनको हम सामूहिक रूप से विवर्तनिक घटनाएं या टेक्टोनिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। और इसी टेक्टोनिक एक्टिविटीज के कारण कहीं फॉल्ट बनता है, कहीं फोल्ड बनते हैं, यानी कहीं भ्रंश का निर्माण होता है, भ्रंश घाटी बनती है, तो कहीं पर पर्वत भी बनते हैं, वलित पर्वत भी बनते हैं, कहीं ब्लॉक पर्वत, यानी तरह तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इवन यहाँ पर इन्हीं घटनाओं के कारण कुछ ज्वालामुखी क्रियाएं भी होती हैं। तो चूंकि ये पृथ्वी का सर्वाधिक प्राचीन भूभाग है, इसलिए ये सारी प्रकार की ये जो स्थल से संबंधित जो घटनाएं होती है उसका ये साक्षी रहा है, और कुछ तो स्पष्ट रूप से इसके प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध भी होते हैं। ये इनकी विशेषता हो गई। और इसी के कारण इस पठारी भाग पर कुछ आज भी पहाड़ियों के रूप में ऐसे ही सिग्नेचर, यानी उस प्रकार की टेक्टोनिक एक्टिविटीज के हस्ताक्षर, सिग्नेचर यानी उनके प्रमाण, एविडेंसेस आज भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये हमारा पठारी प्रदेश हो गया, बड़ा विस्तार है इसका। आप देख रहे हैं कि इस पठारी प्रदेश में ये पूरा का पूरा भाग, एक तो मेजर रीजन है जो बड़ा भाग है, ये भारत के इस जो एक त्रिकोणाकार जो इसका स्वरूप है, उस पूरे स्वरूप में विशेषकर मैदान के दक्षिण में सुदूर दक्षिण तक विस्तार है। दक्षिण की तरफ इसकी चौड़ाई लगातार घटती चली जाती है, उत्तर की तरफ ज़्यादा है, लेकिन इसी का एक भाग यहाँ आप देख रहे हैं, और ये संपूर्ण रूप से ये प्लस ये दोनों मिलाएंगे तो दोनों को हम बोलते हैं यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटो। ओके, अब इस पेनिनसुलर प्लेटो में ये दो भाग हैं। दो भाग का मतलब यहाँ पर एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है नर्मदा। ये नर्मदा की घाटी है। ओके, नर्मदा, और यहाँ नर्मदा हो जाएगी और ये हो जाएगी तापी, तापी रिवर, नर्मदा और तापी। तो जो नर्मदा है उस नर्मदा के उत्तर में, नर्मदा और तापी के बीच में ध्यान रखिएगा, यहाँ पर नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा श्रृंखला है, सतपुड़ा श्रृंखला है। तो इससे आगे की तरफ का ये संपूर्ण भाग, ये जो भाग है, इसको हम लोग सेंट्रल हाईलैंड या मध्यवर्ती उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। यानी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग बन रहा है यहाँ पर क्या, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। और इसके दक्षिण विशेष रूप से ये जो सतपुड़ा श्रृंखला यहाँ पर आएगी, सतपुड़ा श्रृंखला यहाँ जो आएगी, इस सतपुड़ा श्रृंखला से दक्षिण स्थित जो भाग आएगा, तो उसको
हम लोग यहाँ पर दक्कन प्रदेश के नाम से जानते हैं, यानी सेंट्रल हाईलैंड और दक्कन रीजन के नाम से जानते हैं। तो दो यहाँ पर हो गया। ये वाला जो भाग है ये भी प्रायद्वीपीय पठारी भाग का ही विस्तार है, लेकिन यहां से इन दोनों के बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, मालदा गैप के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। ओके, तो यहां पर इसी का टूटा हुआ ये भाग है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मेघालय पठार या शिलांग पठार के नाम से इसको ये जाना जाता है। कार्बी आंगलोंग पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। जनरली इसको शिलांग पठार या मेघालय पठार के नाम से इसको आप जानेंगे। तो ये इसका विस्तार हो गया। ये पूरा भाग, इस पर कई प्रकार के, मैंने बताया ना कि चूंकि विवर्तनिक घटनाओं का प्रभाव यहाँ पर खूब पड़ा है, और उन्हीं विवर्तनिक घटनाओं के प्रभाव में आपको यहाँ पे कुछ दिखते हैं, उनके प्रमाण दिखते हैं, और ये प्रमाण आपको, है ना, मैं यहाँ बना दूं, यहाँ पर इस पश्चिम की तरफ भी दिखते हैं, पूरब भी दिखेंगे, पूरब में भी दिखेंगे। ये तो हो ही गया मैंने जो बताया आपको। जैसे इसी प्रकार से यहाँ पे जगह जगह और भी स्थितियां आपको दिखेंगी। ये पहाड़ियां हैं, पहाड़ियां हैं छोटे छोटे। इसमें मुख्य रूप से जो पश्चिम में है, जिसका विस्तार पश्चिम में है, ये जो पश्चिम वाला है इसको हम वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और जो ये पूरब में है, ये बाइसेक्टेड है यानी टूटा हुआ है, इसको हम लोग पूर्वी घाट के नाम से जानते हैं। और ये छोटी छोटी पहाड़ियों की श्रृंखला है, ये बहुत पुरानी है, हिमालय से नया है और ये काफ़ी पुरानी है। जब हम लोग आगे के कक्षा में जाएंगे तो इनके विषय में वहाँ ज़्यादा डिटेल में करेंगे। ये पूरा का पूरा भाग यहाँ पर पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट हो गया। एक्चुअल में पश्चिमी घाट हम जिसको बोल रहे हैं, ये पश्चिमी घाट, इस घाट में सारे पर्वत नहीं है, हिल्स नहीं है, बल्कि ये किसी से जुड़ा हुआ था। जैसे आप बिस्किट को तोड़ दीजिए तो दो भाग हो जाएगा, उसी प्रकार से ये टूटा हुआ भाग है किसी का, एक पीस के रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और आप नाम सुना होगा आपने गोंडवाना लैंड का। तो ये पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, जब उसका डिवीजन हुआ, टूटा, तो यहाँ से टूट गया है। इसके कारण ही यहाँ पर कुछ कगार यानी एस्कार्पमेंट भी बना हुआ है। तो हर जगह इसमें श्रृंखलाएं नहीं मिलेंगी आपको, पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं मिलेगी, कुछ कगार के रूप में मिलेगा। लेकिन इधर की तरफ क्या है, इधर पहाड़ियों की श्रृंखला है, जिसको हम पूर्वी घाट बोलते हैं। अनेक छोटी छोटी जो नदियाँ इस प्रायद्वीपीय पठारी भाग में निकलती हैं, ये इन्हीं भागों से होकर प्रवाहित होती हैं। तो उनके प्रवाह के कारण ये कई जगह ये कटा फटा है, ये पूरा का पूरा भाग, ठीक है ना। अपवाह जब पढ़ेंगे तो उसको डिटेल में वहाँ हम लोग किया जाएगा। तो ये इसकी एक सामान्य विशेषता हो जाती है, क्योंकि इसके पूरे इस प्रदेश में जो भी पहाड़ियाँ हैं उनकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा नहीं है। सामान्य देखेंगे तो 600 से 900 मीटर की ऊंचाई इधर मिलेगी, एक समान औसत ऊंचाई, और इधर जो मिलेगी वो औसत 1500 मीटर तक ऊंचाई मिलेगी, यानी 1500 मीटर, 1500 मतलब 1.5 किलोमीटर की औसत ऊंचाई मिलेगी। तो ये ऊंचाई इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो हमारे वायुमंडल के तापमान के 0 डिग्री सेल्सियस वाली जो स्थिति यहाँ पर पैदा कर दे। इसीलिए यहाँ पर कहीं भी ग्लेशियर्स नहीं है, हिमावरण नहीं है, और ग्लेशियर्स नहीं है इसलिए ग्लेशियल रिवर भी नहीं होगी, यानी हिम से के उसके पिघलने से जो नदियाँ निकल रही थी हिमालय जो नाम ही पड़ा है हिम का आलय, तो वो स्थिति यहाँ नहीं बन रही है। इसका मतलब ये हुआ जो नदियाँ यहाँ निकलेंगी भी उनके जल का स्रोत होगा केवल वर्षा जल। तो इसीलिए इससे निकलने वाली नदियों की भांति इस पर प्रवाहित होने वाली नदियों का स्वरूप नहीं बनता। इनसे निकलने वाली जो नदियां होंगी ये साल भर जल इनमें रहेगा, पर्याप्त मात्रा में रहेगा, क्योंकि जब वर्षा होगी या वर्षण होगा हिम के रूप में तो जल इनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जब ऑफ सीजन आएगा तो उस ऑफ सीजन में भी यहाँ पर स्थिति क्या बन जाएगी, उस ऑफ सीजन में यहाँ पर हिम के पिघलने से जल की प्राप्ति होगी। तो ये स्थिति यहाँ पर आ जाएगी। ओके, यहाँ पर क्या होगा,
जब वर्षा काल होगा तब तो पर्याप्त जल होगा, लेकिन जब वर्षा काल नहीं होगा तब जल नहीं मिलेगा। यानी इनको जल का स्रोत केवल वर्षा ही, वर्षा की जो दशा है वही है, इसलिए इनसे इनकी बहुत सारी विशेषताएं यहाँ पर भिन्न हो जाती हैं। तो ये इस पूरे पठारी भाग की विशेषता हो गई, सामान्य विशेषता। जैसा मैंने आपको बताया कि इस पठारी भाग का जो निर्माण हुआ है, ये विश्व के सबसे लंबे समय तक चलने वाले निर्माण की प्रक्रिया का भाग है। ये इसका मतलब ये हुआ कि इनकी शैलें बहुत पुरानी होंगी, और शैलें ही नहीं पुरानी हैं, यहां पर शैलों के साथ ही साथ यहां पर जो उच्चावच निर्मित हुए हैं ना, यानी जो वो पहाड़ियां बनी हैं, वो पहाड़ियां भी बहुत पुरानी हैं। इन पहाड़ियों में आप जब देखेंगे तो सबसे पुरानी पहाड़ी, सबसे पुरानी श्रृंखला यहाँ पे कौन सी मिलेगी? तो सबसे पुरानी श्रृंखला यहाँ पर आप सब जानते हैं, जिसको हम अरावली के नाम से जानते हैं, तो वो अरावली यहाँ पर स्थित है। विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है अरावली, इसी भाग में स्थित है, और ये पूरे पृथ्वी की है, पूरे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। तो आप देख रहे थे ना, यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हमें मिली है, और यहाँ पे विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला, सबसे पुराना पर्वत हमें मिला है अरावली के रूप में। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि बहुत सारी चीज़ें एक रिकॉर्ड रूप में हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ये इसकी स्थिति हो गई। अब चूंकि ये सबसे प्राचीन शैलों से मिलकर बना, इसकी शैलों की प्रकृति क्या है? बहुत प्राचीन है। और मैंने क्या बताया कि इसका जो ये जो प्राप्त हुआ है मटेरियल, वो मैग्मा के रूप में प्राप्त हुआ है। और मैग्मा आप भी जानते हैं या नहीं जानते तो इसको जान लीजिए कि मैग्मा जब भी आता है, जब भी प्राप्त होगा, सतह पर प्राप्त होगा या सतह के नीचे ही रह जाए, बाहर ना आ पाए, तो वो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा ही प्राप्त होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये ज्वालामुखी प्रकृति से ही ये सारी शैलें प्राप्त हुई हैं। इसीलिए इस पूरे भूभाग में, इस पूरे भू क्षेत्र में शैलों की प्रकृति ज्वालामुखी है। और ज्वालामुखी में या तो ये बैसाल्ट के रूप में हमें प्राप्त हुई हैं, जो शैलें बनी हैं उस मैग्मा के शीतल होने से जो ठोस रूप में प्राप्त हुआ, तो या तो बैसाल्ट के रूप में प्राप्त हुआ है, या इसमें ग्रेनाइट शैलों की प्रधानता है। बैसाल्ट हम तब बोलते हैं जब मैग्मा सतह पर आ जाए, बाहर आ जाए, और उस मैग्मा की जो लिक्विडिटी है, तरलता है, इतना ज़्यादा हो, आयरन मैग्नीशियम का जो अंश हो, अनुपात हो, वो इतना ज़्यादा हो, सिलिका को कम कर दे, यानी सिलिका कम हो, तब जो बनता है वो बैसाल्ट बनता है। लेकिन ग्रेनाइट तब बनता है जब सतह के नीचे, सतह पर प्रकट न हो मैग्मा, इतना गाढ़ा हो कि सतह पर प्रकट न हो पाए, और जब सतह के नीचे रहेगा तब नीचे बड़े धीरे 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 ठंडा होगा, तो उसके कारण जो शैल बनेंगे वो ग्रेनाइट बनता है। ओके, तो दोनों के बनावट की प्रकृति और दोनों के निर्माण में सामग्री जो उपलब्ध हुई है, जो उसमें शामिल है, उन दोनों में भिन्नता है। इसी भिन्नता के आधार पर आप ग्रेनाइट और बैसाल्ट, जो दो प्रकृति के शैलें बनती हैं, ये दोनों ही प्रकृति की शैलें यहाँ पर उपलब्ध हैं। और दोनों में मैंने अभी जो नाम आपको लिया कि आयरन होगा, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीज होगा, ये बहुत तरह के जितने प्रकार के जो धातुएं होती हैं, उनमें से अधिकांश मेटालिक यानी अधिकांश धात्विक जो तत्व है, उनमें उनकी उपस्थिति इस भाग में है। और इसीलिए मिनरल्स के, खनिज के ये बहुत बड़े स्रोत हैं। और आप जानते हैं कि जब खनिज होगा तबे ना उद्योग लगेगा, क्योंकि उद्योगों को क्या चाहिए? मिनरल चाहिए। तो इस भाग में मिनरल्स की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, चूंकि बहुत प्राचीन है और ये पहले गोंडवाना लैंड का भाग हुआ करता था, और गोंडवाना लैंड यहीं पर नहीं था, ये खुद भी यहीं पर नहीं था। प्लेट विवर्तनिकी क्रिया के आधार पर आप जान चुके हैं, पहले मैंने चर्चा किया हुआ है, और यहां पर भी जानिए कि ये हमेशा जिस प्लेट पर है वो गतिशील प्लेट है ना, तो इसके कारण ये पहले जहां था, तो वहां की जलवायु दशाओं में वहां पर जिस प्रकार के शैलों का निर्माण हुआ, उन शैलों में बहुत सारी चीजें उसमें दबी पड़ी हुई हैं,
और उनका जब रूपांतरण हुआ तो कुछ नए नए रूपों में वो आके आज हमें प्राप्त होती है। उन्हीं में से एक है कोयला। तो इसमें न सिर्फ धात्विक खनिज हमें उपलब्ध होते हैं सबसे बड़ी मात्रा में या भारी मात्रा में, बल्कि सबसे ज्यादा जो कोयला है उस कोयले का भी निक्षेप यहां पर हुआ है, निर्मित हुआ है, और ये दोनों हमें उपलब्ध होता है। और आप अब तो समझ ही गए होंगे कि यदि आपको लोहा मिल जाए, यदि आपको कोयला मिल जाए, तो लोहा और कोयला दोनों के उपलब्ध होने से यहां पर आधार किसका तैयार हो गया? खनिज आधारित उद्योगों के विकास का। तो यहां पर एक इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ये दे देता है अपने इस रूप के कारण या इस स्वरूप के कारण। तो ये तो हो गया हमारा ये पठारी प्रदेश। इसी के बगल में ये जो पूर्वी तट है और ये जो पश्चिमी तट है, तो ये तटीय प्रदेश निर्मित हुआ है। ये भी एक बहुत बड़ा आधार हमें देता है। एक तो ये प्लेन है, यहाँ पर जो भी नदियां यहाँ इधर की तरफ प्रवाहित हो रही हैं या जो इधर से नदियां जाती हैं, उनके कारण थोड़ा सा यहाँ पर निक्षेप मिलता है, जलोढ़ निक्षेप मिलता है। जैसे मैदान में मिलता था वैसे यहाँ पर मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी विशेषता ये जलोढ़ का निक्षेप नहीं है, ये समतल भूभाग है। तो इस समतल भूभाग के होने के कारण, और दूसरा समुद्र इधर भी है बंगाल की खाड़ी के रूप में, और समुद्र पश्चिम में भी है अरब सागर के रूप में। और ये पूरा का पूरा भाग यहां से लेकर यहां तक जब हम देखते हैं तो 6000 लगभग 6100 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। और ये बहुत अच्छी खासी लंबाई है किसी भी ऐसे देश के लिए जिसके पास एक इकोनॉमिक पोटेंशियल बन रहा हो, एक आर्थिक संभावना बन रहा हो। लेकिन ये आर्थिक संभावना का भविष्य क्या होगा, ये भी यही देता है, तट देता है। क्योंकि इस तट का स्वरूप ऐसा है कि यहां पर इस तट पर बहुत सारे बंदरगाहों का विकास हो सकता है और हुआ भी है। तो इसलिए तटों पर बंदरगाहों के विकास के कारण यहां पर इस भूभाग की, एक तटीय भूभाग की भी एक अपनी विशिष्ट महत्ता बन जाती है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। आप देखेंगे तो यहां पर कलकत्ता नदी के रूप में है, नदी के बंदरगाह के रूप में, अंदर की तरफ उसका विकास अंग्रेजों के जमाने में ही किया गया था। बाद में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो हल्दिया के रूप में एक यहाँ पर हल्दिया का बंदरगाह यहाँ पर बनाया गया है। कलकत्ता अंदर हो गया, हल्दिया हो गया। इधर की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो आपको पारादीप पोर्ट मिलेगा, इधर की तरफ और आप बढ़ेंगे तो विशाखापत्तनम मिलेगा, और आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो चेन्नई मिलेगा, तूतीकोरिन मिलेगा, है ना। इस तरह से आपको नीचे मिलेंगे, इनौर मिलेगा। इधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो कोचीन मिलेगा, इधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो मैंगलोर मिलेगा, फिर इधर की तरफ आप बढ़ेंगे तो मुंबई में आप मरमागुआ मिलेगा, फिर यहाँ पर न्यू मुंबई, मुंबई में वहाँ पर निहाया सेवा मिलेगा, और फिर जब यहाँ की तरफ आप आते हैं तो यहाँ पर भी आपको कांडला बंदरगाह यहाँ पर मिलेगा। तो कई तरह के जो बंदरगाह मिलते हैं, ये बंदरगाह होते ही नहीं अगर हमारा जो तटीय स्वरूप है इस प्रकृति का न होता। और यदि बंदरगाह ना होते तो हम व्यापार कैसे करते? क्योंकि जो विदेशी व्यापार है, जो आज के समय की सबसे बड़ी किसी भी देश की एक गॉड गिफ्टेड एक अपॉर्चुनिटी है। गॉड गिफ्टेड मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये उपलब्ध होगा तभी ना विदेशी व्यापार करेंगे, क्योंकि बंदरगाहों से होके व्यापार होना है। तो गॉड गिफ्टेड अपॉर्चुनिटी के रूप में, ईश्वर की दी हुई एक अवसर के रूप में हमें एक ऐसा अवसर मिला है कि हम बड़े बड़े बंदरगाहों का यहाँ निर्माण कर सकते हैं। हमने किया भी है, और इसके माध्यम से हम विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जो आज हम कर भी रहे हैं। तो ये हमारी तटीय विशेषता यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ें तो हमने आपसे पर्वतीय, मैदानी, पठारी, तटी की बात कर ली, मरुस्थली की बात कर ली। हमारे पास दो द्वीप समूह हैं। एक द्वीप समूह है यहाँ पर लक्षद्वीप समूह, और दूसरा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये पूरा का पूरा द्वीप समूह जो बना है, इसमें विवर्तनिक कारकों की भी भूमिका है। माना यह जाता है कि ये जो हिमालय पर्वत समूह है, जो यहाँ से दक्षिण की तरफ मुड़ गया, जो मैंने आपको बताया था कि पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, और जो ये शेष हिमालय बच गया था, इसको हम पूर्वांचल हिमालय के नाम से जानते हैं, जिसका विस्तार अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पर मणिपुर में है, नागालैंड में है, मिजोरम में है। तो इसी का विस्तार माना जाता है कि ये आगे बढ़ेंगे तो ये जो द्वीप समूह के रूप में विस्तार है, जिसको हम अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह के रूप में जानते हैं, तो ये दोनों भी उसी का ही पार्ट है।
उसी का विस्तार है। हाँ, अंतर क्या है, ऊंचाई इनके जितनी या इनके जैसी नहीं है। तो ये द्वीप समूह यहाँ पर निर्मित हुए हैं, लेकिन इन्हीं द्वीपों पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी सबसे नीचे, ठीक है ना, वाले द्वीपों पर, और लक्षद्वीप में तो लगभग सभी द्वीपों पर यहाँ पर एक जो कोरल होते हैं, ये जीव होते हैं, कोरल पॉलिप होते हैं, जीव होते हैं। शैवाल और कोरल ये दोनों जीव हैं, लेकिन शैवाल है वो प्लांट लाइफ है और जो कोरल है वो एनिमल लाइफ, और दोनों एक साथ ही होते हैं, दोनों में एक समावेशी संबंध होता है। तो उस रूप में यहाँ पर कोरल का विकास होता है, और कोरल के विकास के कारण कोरल के अस्थिपंजर जो होते हैं, उनके जो खोल होते हैं, कवर होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, तो उनसे निर्मित यहाँ पर इन द्वीपों के ऊपर एक ऊपर वाला टॉप कवर का निर्माण हुआ है, और ये इनकी एक विशेषता बन जाती है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा भाग हम लोगों ने समझा कि जितना जो वो स्वरूप है इसका, भारत का जो भौतिक स्वरूप है, विश्व में जितने स्वरूप हो सकते हैं उन स्वरूपों में 6 स्वरूप हो सकते हैं, और 6 के 6 स्वरूप भारत में विद्यमान हैं। और ये 6 स्वरूप किस रूप में विद्यमान है, तो पर्वतीय स्वरूप के रूप में यहाँ पर हिमालय पर्वत समूह के रूप में यहाँ पर विद्यमान है, जो विश्व का सबसे ऊंचा ये और विविधता युक्त पर्वतीय समूह है। और अपने इसी विविधता के कारण, अपने इस स्वरूप के कारण, इसमें बहुत सारे ग्लेशियर्स का विस्तार है, और उन ग्लेशियर से भारत की बड़ी बड़ी नदियों का उद्गम होता है, और उनके कारण भारत पर ये बहुत बड़ा एक प्रभाव रखते हैं। नदी के माध्यम से जल की उपलब्धता होती है। दूसरा, हिमालय के ऐसा बने रहने के कारण, इतनी ऊंचाई के कारण, क्योंकि 6000 मीटर औसत ऊंचाई इसकी है, ये एक ऐसे फिजिकल बैरियर का काम करता है, यानी हवाओं के प्रवाह में एक ऐसे अवरोधक का कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पर मानसूनी जलवायु का भी आविर्भाव होता है। और इस मानसूनी जलवायु की क्रियाविधि के कारण भी भारत पर विभिन्न प्रकार के ऋतुओं का भी विकास हुआ है, निर्माण हुआ है, और जल की उपलब्धता पर्याप्त मात्रा में हुई है। तो इस तरह से ये जो भूक्षेत्र हुआ, भौतिक स्वरूप हुआ, ये भारत के भौतिक पक्षों में जलवायुवी पक्षों को भी, और जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है, आर्थिक संभाव्यता है, उसको निर्मित करने के रूप में भी बहुत गहरा प्रभाव यहाँ पर हमें प्रदान किया है। बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे लिए ये उपलब्ध कराता है। मैदानी प्रदेशों में मैंने आपसे बात किया, हमने आपको बताया कि विश्व का वर्ल्ड क्लास का जो फर्टाइल प्लेन है, विश्व स्तर का जो सबसे उर्वर भूमि है, वो हमें उपलब्ध है। और यही कारण है कि विश्व की एक सबसे बड़ी आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा, क्योंकि आज हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी हैं सॉरी, और इस विश्व के सबसे बड़ी आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा अगर आप देखेंगे तो इसी भाग में हमारा निवास करता है। आप देखिए तो राजस्थान से ये जो डॉट लगा है ना, जिसको आपने कहा कि ये डेजर्ट है, मरुस्थल है, और मरुस्थल होने के कारण ही इस पूरे मैदानी भागों में सबसे कम घनत्व वाली आबादी हमारी इधर पाई जाती है। हमारी आबादी का सीधा संबंध जल से है। जैसे जैसे हम पूरब की तरफ बढ़ते जाते हैं, जल की उपलब्धता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आबादी का घनत्व भी बढ़ते जाता है, क्योंकि डेंस पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में आपको यहाँ पर मिलता है। तो एक ऐसी विशेषता हमें मैदानी विशेषता के रूप में मिलती है, और बहुत ज़्यादा फर्टाइल होने के कारण ये सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र भी है। अन्न का सबसे बड़ा उत्पादन का क्षेत्र पूरे भारत में यही क्षेत्र है, जो अन्न का सबसे बड़ा उत्पादन करता है। उसके बाद से ये पूरा का पूरा भाग ये पठारी प्रदेश हो गया। इसकी अलग से मैंने आपको बात बताई कि ये आग्नेय शैलों से निर्मित है, और उन आग्नेय शैलों में यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो बैसाल्टिक हैं, और कुछ ऐसे हैं जो ग्रेनिटिक हैं। लेकिन इनकी शैलें वर्तमान समय में वो बैसाल्टिक और ग्रेनिटिक अपने मूल रूप में नहीं रह गई हैं। यहाँ पर अधिकांश शैलों का रूपांतरण हो गया है, तो वो कायांतरित हो चुकी हैं। और जिसको मैं बैसाल्टिक बोल रहा हूँ, ये बैसाल्टिक शैलों का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्लियर कर दें। ये पूरा क्षेत्र आज आपको जब देखेंगे तो ये दक्कन ट्रैप के नाम से यहाँ जानते हैं। तो देखिए, दक्कन प्रदेश मैंने आपको बताया था, और ये रीजन जो हो जाएगा वो दक्कन ट्रैप रीजन है।
इस ट्रैप रीजन की क्या विशेषता होगी कि सारी की सारी सेलें क्या हो गई, ये बेसाल्टिक हो गई, और उन सेलों का अपक्षय की प्रक्रिया के कारण, यहाँ पर वेदरिंग प्रोसेस के कारण इनका स्वरूप बदल गया है। तो उसके कारण इस भाग में जो सेलें हैं, उन सेलों में जो, इससे मैं इसको दिखा दूं, इन सेलों में इनकी जो मृदा है, इससे नहीं काम चलेगा, हाँ ये बना दे, हाँ इनकी जो सेलों की का जो सॉइल है उसको आप ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। एक सॉइल का, एक मृदा का निर्माण हुआ जिसको आप ब्लैक सॉइल के नाम से जानते हैं। और इसकी एक विशेषता है, चूंकि आयरन मैग्नीशियम इसमें इतना ज़्यादा होता है कि उसके कारण यहाँ पे, और सिलिका इतना कम होता है, खनिज बहुत ज़्यादा होते हैं, सिलिका बहुत कम होता है, कैल्शियम वगैरह भी पर्याप्त है। तो उसके कारण यहाँ पर क्या होता है कि कॉटन का फसल, यानी जो कपास की खेती होती है, तो वो खूब बढ़िया की जाती है इन भागों में। महाराष्ट्र में पूरा सबसे ज़्यादा इसका विस्तार है, तो इसीलिए इसको कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, इसी को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। तो ये इसकी पठार की एक विशेषता यहाँ पर बन जाती है। मरुस्थली को मैंने बताया ही आपको, और द्वीपी को मैंने बताया कि ये हमारे जो बने हैं इसमें ये कोरल का सबसे ज़्यादा बेहतर विकास लक्षद्वीप पर हुआ है, और ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो इस प्रकार का ये पूरा भौतिक स्वरूप भारत का अभी हम लोगों ने समझा जाना कि क्या है, और अपने इसी स्वरूप के कारण इस फिजिकल जो इसका कैरेक्टर है जो निर्मित हुआ है, ये एक इतना बड़ा पोटेंशियल मीन्स इकोनॉमिक पोटेंशियल भी है। यानी इसको जिस भी दृष्टि से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा संभाव्यता संपन्न क्षेत्र विश्व के रूप में हमें, विश्व के इस भारतीय भूक्षेत्र के रूप में हमें उपलब्ध हुआ है। और ये हमारा भारत का भौतिक स्वरूप यहाँ पर अब इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आप इसको पढ़िएगा और बुक को भी पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 9th के लेवल पे कैसे एक बेहतर समझ बनाई जाए कि आगे के क्लासेज में हम और अच्छा स्कोर करें, और यदि हमें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है तो किस तरह से हमारा अप्रोच होना चाहिए, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था। तो वो सारी बातें हम यहाँ पर आपके सामने उसी रूप में इस पूरे इस टॉपिक के सामग्री को आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया रखा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट आपका डेवलप होगा, और फ्यूचर में आप बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। थैंक यू।